आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं दीपांशु भंडारी और तैयार हो जाइए एक्शन पैक्ड एक्सपायरी सेशन के लिए। हल्की नरमी आपको इस समय बाजार में जरूर आती हुई दिख रही है, बट निचले स्तरों से रिकवरी आई है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स वापस तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर सेक्टर्स में आपको तेजी का ही करंट दौड़ते हुए दिख रहा है और विक्स आपका 7% नीचे है। तो वो दर्शा रहा है कि बाजार का जो अंडरलाइंग मोमेंटम है वो काफी बढ़ा हुआ है इस समय और मोमेंटम भी अच्छा आपको दिख रहा है। तो क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में एक्सपायरी से पहले, क्या कुछ ट्रेड्स हैं अवेलेबल, कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर, आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है वहां पर नजर डाल दीजिए। निचले स्तरों से रिकवरी के बाद निफ्टी अब आपको 20,900 के ऊपर टिकते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो चुके हैं आप इंडेक्स पर। बैंक निफ्टी तो हल्का पॉजिटिव है, 50 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 46,900 के इर्द गिर्द। निचले स्तरों से 400 अंकों का सुधार यहां पर आपने होते हुए देखा है। ऑटोज यहां पर आपको रिकॉर्ड तेजी, दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है। लाइफ हाई पर है ऑटो इंडेक्स और आज सेक्टर लीडर मारुति ने कमान संभाली है। सुबह से ही लीडरशिप मारुति आपको दिखा रहा है। लगातार 25वें दिन मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 0.5% ऊपर है। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम इस समय बाजार का बरकरार है। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ ज्यादा करने के मूड में नहीं है। ये पूरा हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए कंसोलिडेशन वाला रहा है। हल्की गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, हल्की बढ़त के साथ आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में ट्रेड होते हुए दिखेगा, बट कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन इस समय बाजार में हो नहीं रहा है। स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, वहीं पर तेजी आती हुई दिख रही है। और कहां पर है तेजी? एनर्जी शेयर्स देखिए एक बार फिर से एक्शन में। ऑयल एंड गैस सेक्टर ये आपको तेजी में आते हुए दिख रहा है। ऑटोज लाइफ हाई पर है। आज फार्मा की तरफ से भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, यहां पर अच्छी मूव आ रही है। टाटा पावर आज का स्टार है। कोविड के समय के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आपको इसमें आती हुई दिख रही है। 10% का उछाल आपने इस काउंटर में आते हुए दिखा है, तो वो दिखा रहा है किस तरह का मोमेंटम इस पर बना हुआ है। आईएक्स भी मूव कर रहा है। तो पावर शेयर्स आज के सेक्टर लीडर्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं और लीडरशिप जैसे मैंने कहा ऑटोज की तरफ से भी आ रही है। मारुति अच्छा लग रहा है, इसको भी गेनर्स की लिस्ट में देखकर। अब तक हम देख रहे थे टाटा मोटर्स लीडरशिप संभाल रहा था, टू व्हीलर्स लीडरशिप संभाल रहे थे, बट आज भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी भी लीडरशिप संभालती हुई दिख रही है। और लीडरशिप की बात निकली है तो देख लीजिए हमारा एक्शन भी पूरा बरकरार है। मार्केट आवर्स में नंबर 1 जी बिजनेस, ये तो खैर हमें मालूम था, जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में बाजार बिल्कुल अच्छा मूड माहौल है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन मार्केट है दीप। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस बाजार की स्पीड, चलने और रुकने की जगह, समझो आप लोकल ट्रेन से कम ट्रैवल कर रहे हैं जी, ठीक है, आपने अपने सामने बहुत किया है, सब जगह जगह फिक्स है ना। नूपुर के लिए लेडीज डब्बा कहाँ आएगा, है ना, आपके लिए फर्स्ट क्लास का डब्बा कहाँ आएगा, ठीक है ना, लगेज का कहाँ होगा। समझो थोड़ा सा वो एक आध कोच आगे पीछे हो जाए तो सडनली चेंज करना पड़ता है, मुश्किल होगी ना मामला, है ना। बिल्कुल होती है। ये हाल मार्केट का है, एकदम परफेक्ट है। जिस जगह सपोर्ट लेना है वहीं सपोर्ट लेना है, जिस जगह रुकावट होनी वहीं रुकावट होनी। आज देखिए निफ्टी मतलब 20,850 एग्जैक्ट वो आज का लो है। जो हम कर रहे थे 20,850 के नीचे से ही खराब होगा, 20,850 पे पक्का लेना है, 725 आए तो और लेना है। एग्जैक्टली वहाँ से देख लीजिए आप 100-150 पॉइंट, 75-80 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,500, दो जगह लेना था, 46,650, 46,500। आप देखो अगर वहाँ से लिया तो कितनी तेजी, 46,500 से करीबन नहीं तो भी कम से कम आपका 400 पॉइंट बढ़ चुका है। करेक्ट। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है। इससे बढ़िया मार्केट आप ढूंढने से जाओगे मिलेगा नहीं। आपको ट्रेंड क्लियर है तेजी का जी। आपका सपोर्ट लेवल क्लियर है खरीदारी का, पहले सपोर्ट लेवल पे ही घूम रहा है। अच्छा मजे की बात, सपोर्ट लेवल पे पहुंच भी रहा है, पहले से नहीं घूम रहा है कि आप ले ना पाए। फिर भी ना ले तो फिर तो मार्केट क्या करेगा भाई। वही वाली बात है ना कि आप 12 साल तक भगवान की प्रार्थना करो मेरी लॉटरी लगा दे, ईश्वर प्रसन्न होकर फिर थप्पड़ मारे, बोले कहाँ से लगा दूं, टिकट तो खरीद दो पहले। 12 साल से पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरी लॉटरी लगा दो, खरीदेगा तब तो लगाऊंगा कहाँ से। सो वही वाला हाथ है, आप खरीदोगे तो तब तो पैसा बनेगा ना। मार्केट तो परफेक्ट है, सपोर्ट पे भी आ रहा है, मौका भी दे रहा है, लेने की जगह भी बन रही है, आपको नीचे में लेना ही है, डरना भी नहीं है, लेकिन आप एक्शन लेंगे तब तो पैसा बनेगा। तो ये अच्छा मार्केट है, एक्शन का मार्केट है। अब अपने को क्या करना है, बचे हुए समय में 21,000 के आसपास आएगा, थोड़ी बहुत वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बैंक निफ्टी 47,000 और 47,200 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस खड़े हो जाएंगे नीचे। लाओ करेक्ट सर, जब वापस देंगे नीचे फिर ले लेंगे। तो लेन देन वाला मार्केट थोड़ा रहे चले तो बढ़िया है। एक चीज़ ध्यान रखना, सुबह वाली फिर याद दिला रहा हूँ, फिर भूल ना जाए, 47,300 याद है ना। 47,300 के ऊपर क्या होगा बताओ। हाँ क्या बताओ क्या होगा?
सीधा 700 पॉइंट की तेजी, 48 रट्टा लगवाना पड़ता है, याद है सर? सुबह 47,300 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं कमाल करेगा, और बाकी नीचे में 46,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 20,850, 20,700 दो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में 21,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट, सिंपल एंजॉय। तेजी में ही रहना है और अब रुक रुक के लेना है। पहले कैसे भाग भाग के लेना था, अब रुक रुक के अपने लेवल का इंतजार करो, मिलते ले लो। पहले लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, ज़्यादा नीचे नहीं, पहले पे एंट्री करनी है। चलिए, एक्सपायरी का भी एक्शन है, बट कोई परेशानी वाली बात एक्सपायरी पे मेरे डेटा तैयार करो। आज मैं थोड़ा जल्दी कर दूं क्या? थोड़ा पहले कर लेंगे। डन, ओके। चलिए, थोड़ा समय से पहले स्ट्रैटेजी ले लेंगे। अनिल जी की तैयार रहिएगा, जाना तो वैसे भी आपको कहीं नहीं है, इसी बिजनेस छोड़ के। आइए, कुशल और नुपुर दोनों हैं तैयार बताने के लिए खबरें और इवेंट्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें बाजार की। गुड आफ्टरनून दीपा। खबरों के लिए इवेंट्स, सॉरी मैं भी फ्लो में रह गया, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ट्रिगर्स है उस पर आपको फोकस करना है। मैंने सोचा दीप ने पूछा होगा तो सोच समझ के पूछा होगा। मैं भी बताऊंगा, ऐसा है। बोले अच्छा, कई बार क्या होता है कि चेंज भी हो गया। नहीं चेंज नहीं, कई बार क्या होता है कि जब आदमी बड़ा सीजन हो जाता टीवी करते करते, है ना, तो वो फिर कैसे करते हैं, जैसे शुरुआत में जब नए नए एक्सपर्ट आते हैं ना हमारे पैनल पे, कहाँ पैनल पे कौन कौन है अभी जरा दिखाइए एक बार, कौन कौन आगे देखिए, और ये सब देखना मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कितने लोग सहमति देते, कितने सहमति नहीं देते, सुनिएगा। हाँ सुमित जी, आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और कितना तैयार होंगे आप। हाँ, एकदम बढ़िया लग रहे हैं, हाँ मतलब एकदम फिट है जी। तो क्या होता है कि जब नए नए, जैसे मेहुल जी नए ज्वाइन हुए पैनल पे, तो मेहुल जी से जब सवाल पूछा जाएगा, मेहुल जी को 6 लाइन बोलनी होगी तो 3 ही याद रहेगी, 2 ही याद रहेगी, और जल्दी से बोल के ख़त्म कर देंगे। फिर थोड़े टाइम बाद जो आप है ना सीजन हो जाते हैं, बहुत समय तक 5-5 साल तक, 5.5 साल तक मेरे साथ शो करते करते, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। फिर आप उनको कोई भी सवाल पूछो, नहीं अनिल जी वो ठीक है, देखिए कल मैं वहाँ गया था, फिर मुझे वो मिल गए थे, फिर मैंने ये किया था। फिर उनका कैसा है कि आप कोई भी सवाल पूछो, उनको जवाब वही देना जो देना होगा। क्यों मंथन जी? नहीं अनिल जी, सबसे ज्यादा सीजन तो, मोस्ट सीजन तो अनिल जी वो हैं जो अभी तक आए नहीं है अनिल जी, जो हमेशा लेट आते हैं अनिल जी। देखो ये आपके सीजन होने का एकदम ये मैंने सवाल आपके सीजन होने पूछा, उन्होंने वही बोला, जो उनको बोलना था। तो आ गए, मोस्ट सीजन आ गए। ये देखो दर्शन कर लो कुणाल जी के। अब बंसल जी अब क्या कहना है? अनिल जी मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा हूँ, आप मोस्ट सीजन बोल रहे हैं अनिल जी, एक्सपीरियंस्ड हूँ, सीरियस सीनियर हूँ अनिल जी। तो अनिल जी मैं तो अपने आप को राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर का भी वेरी सीनियर पार्टनर मानता हूँ, और कुणाल जी को सीनियर मानता हूँ। अनिल जी खुद वेरी सीनियर और कुणाल जी को सीनियर। हाँ, दो ऐसे हेड जिनके पीछे टेल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बढ़िया। सो कुल मिला के ये है कि जब आदमी ज़्यादा समय तक टीवी करने लगता है, फिर आपको उसको पूछो कुछ भी, जवाब वही उसको देना है। तो कुशल, आपको जो देना है वो लोग, दीप कुछ भी पूछे, क्या फर्क पड़ता है? सीजन आंसर दीजिए। चलिए, तो ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले आज के जो अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, टीसीएस और जीएनएफसी पर फोकस रखें। इनका बायबैक आज बंद होने वाला है। साथ ही तीसरी तिमाही का यूरोप का जीडीपी आंकड़ा ये भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। कल के दिन में सबसे अहम इवेंट हमारे यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। सुबह 10 बजे इसका डिक्लेरेशन होगा। साथ ही शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। इरकॉन इंटरनेशनल ओएफएस जो है रिटेल निवेशकों के लिए कल के दिन में खुल जाएगा। साथ ही अदानी एनर्जी सोल्यूशंस, यहाँ पर डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। एजेंडा अब तक नोन नहीं है। ऑफकोर्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस पर नजर रखिए। यहाँ पर कुछ एक मैटर्स है, जनरल मैटर्स हैं, जिस पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, इनका क्यूआईपी के इशू प्राइस पर कल बोर्ड बैठक होने वाली है। और डीसीबी बैंक पर भी नजर रखिए, जो प्रमोटर आगा खान फंड है, उनकी तरफ से कंपनी में करीबन 83 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रपोजल है, तो उस पर कंपनी फैसला लेती हुई दिख सकती है। एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक 50% आईपीओ लॉक इन 30 दिनों का, ये भी खत्म होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस फोकस में रहेगा। नवंबर महीने का जॉब्स डेटा पर नजर रखनी है। साथ ही दिसंबर का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस सेंटिमेंट्स डेटा है, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जापान के लिहाज से तीसरी तिमाही का इनका जीडीपी आंकड़े भी आएंगे। और 10 दिसंबर यानी कि रविवार, भारत बनाम साउथ अफ्रीका, ये पहला T20 शुरू होगा। ये कब है? 10 संडे को। और इंडियन टाइम सर 9:30 बजे सुबह या रात को? हाँ ऐसा बताओ, सुबह 9:30 दिन में 2 बार बजती है भाई। तो चलिए, रात को 9:30 संडे को
9:30 खत्म कितना बजे होगा भाई? तो सो के उठना भी तो है? कैसे चलेगा? सुबह आपको ही बताना नहीं लग रहा है ना? मतलब स्कोर तो आप हो सकता है नेट वेट पे ऐसे देख के भी बता दोगे, मतलब डिटेल सारी मैच में क्या हुआ था, कहाँ टर्निंग पॉइंट था, कौन अच्छा खेला, कौन खराब खेला, मतलब समझ गए ना आप कुशल? तो सर आराम से आता हूँ फिर अगले दिन से। हाँ आराम से आओ, 7 बजे बताना आपको सुबह। ओके चलिए, नूपुर भी तैयार है कुछ खबरों वाले शेयर के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ शुरुआत करते हैं। नवंबर के महीने का इंश्योरेंस डेटा आते हुए दिखा है, जहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का न्यू बिजनेस देखे तो करीबन 32% से बढ़कर आते हुए दिखा है, और न्यू बिजनेस प्रीमियम भी 2% से बढ़कर इस महीने आते हुए नजर आया पिछले साल के कंपेरिजन में। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम में 21% की गिरावट आपको नजर आएगी। एसबीआई लाइफ भी देखे तो न्यू बिजनेस प्रीमियम 9% से घटकर आते हुए दिखा है। एलआईसी में न्यू बिजनेस प्रीमियम 32% से घटकर आते हुए दिखा है। तो सिर्फ पॉजिटिव आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के लिए, जहां पे इंश्योरेंस बिजनेस बढ़कर आते हुए नजर आया। संदूर मैग्नीज पर भी नजर रखनी है, जहां पर 18 दिसंबर को बोनस इशू पर बोर्ड बैठक है, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज ब्लॉक डील्स का दिन है, 10 कंपनीज की तरफ से ब्लॉक डील होते हुए दिखी है। भारतीय एयरटेल करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 14.25 करोड़ शेयर्स के इक्विटी सौदे यहाँ पे आपको दिखे, करीबन 2.25% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। पेटीएम 45 लाख शेयर्स, एनटीपीसी 13 लाख शेयर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो 1% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है। जोमेटो 13 लाख शेयर्स यहाँ पर भी इक्विटी एक्सचेंज होती हुई नजर आई है। अदानी टोटल गैस में 11.5 लाख शेयर, स्पाइस जेट यहाँ पे 21.5 लाख शेयर, बीपीसीएल में भी 15 लाख शेयर, और लास्ट में आईओसी 50 लाख के बड़े सौदे यहाँ पर भी हुए हैं। ओके तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज है भरपूर एक्शन। एक्शन को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट का दमदार पैनल आपके साथ है तैयार। आपने दर्शन तो कर ही लिए थे, जो पहले आगे थे वो और जो बाद में आए उनके भी। आइए बिगुल, कुणाल जी, राकेश जी के लिए सबसे पहले चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, चार्ट कॉर्नर की पिक दूं उससे पहले अनिल जी जो भी आप बोल रहे थे कि सीजन लोग, उन्हें जो कहना होता है वही कहते हैं, चाहे सवाल कुछ भी हो। अनिल जी कुछ लोग इतने सीजन हो जाते हैं कि जब फोन पर भी बात हो तो जो भी आप उनसे पूछें वो जवाब वही देते हैं जो उनको देना होता है। अच्छा। तो अनिल जी कुछ लोग इतने भी सीजन हो गए हैं और आप समझ ही गए होंगे किसकी ओर इशारा है। एकाध कोई तो अनिल जी खरीदारी की राय है। कुछ की बात कर रहे हैं, एकाध कोई नहीं, एक आध तो अनिल जी आगे हैं सबसे, बाकी कुछ लोग और भी हैं, लेकिन एक आध जो है जो आप समझ गए हैं वो सबसे आगे हैं अनिल जी। अरे वंडरफुल सर, सेम हियर, बताएं। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है जुबिलेंट फूडवर्क्स को, जिसपे एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। कैंडल स्टिक के लिहाज से अगर आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं। तो 2 पैटर्न्स की युक्ति होते हुए यहां नजर आ रही है। खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। ओवर टू वेरी सीनियर मेंबर ऑफ आवर ग्रुप राकेश बंसल जी, मार्गदर्शन के लिए वो आगे आपको ज्ञान अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक में अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, नीचे में 540 550 एक अच्छा बेस है। बेहतर तो यह है इन स्तरों पर करेक्शंस पे खरीदे और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं 540 के नीचे का। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 625 के एक मुश्त टारगेट के लिए जुबिलेंट फूडवर्क पर ओवरवेट खरीदारी की राय। ओ क्या बात है, एक मुश्त टारगेट 625 का, ये जुबिलेंट फूड पर खरीदारी करने की राय। और जब भी अगर आप मानते हैं कुणाल जी, बंसल जी इतने सीनियर, तो उनको दिल से माने, खाली ऐसे बोलने के लिए ऊपर ऊपर से आप सीनियर मानते हैं, अंदर दिल में आपके भावना नहीं तो फायदा क्या है। वेरी वेरी सीनियर पर्सन ऑफ आवर पैनल, उससे क्या होता है अगर बोलना है तो द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ आवर पैनल, मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर श्री 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 राकेश बंसल, पूरा बोले ना तो क्या है वो फीलिंग जाए कि कितने सीनियर है। अब लगा ना सीनियर है बंसल जी, अब लगा सीनियर है। अनिल जी आपने शब्दों पर गौर नहीं किया अनिल जी, मैंने तो उनका मार्गदर्शन अनिल जी अपेक्षा की है कि मार्गदर्शन करेंगे, तो ज्यादा सीनियर हो रहे हैं अनिल जी तो मार्गदर्शन भी करेंगे आगे चल। चलिए बहुत बढ़िया, जुबिलेंट फूडवर्क पर राय है खरीदारी करने की। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बनाए सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है और ये स्टॉक भी बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 80 रुपए 50 पैसे, 80 रुपए 70 पैसे।
80.50, 80.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ ही है, कंटिन्यूस अपट्रेंड के अंदर में है। आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से 5 से 10% का मूव जल्दी ऊपर की तरफ दिखा सकता है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 77, 78 के पास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस भी बढ़िया बैठ रहा है। 77 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 85 इसका पहला टारगेट, 88 इसका दूसरा टारगेट। पोजीशन टारगेट और ऊपर के बनेंगे, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। तो 77 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 85 और 88 के टारगेट्स लिए। एनबीसीसी सुमित जी का फेवर्ड स्टॉक है, कई बार रिकमेंडेशन आती है, सिद्धार्थ जी को भी पसंद है और अनिल जी आपको भी पसंद है। और आपको बताना चाहूंगा सुमित जी का पहला टारगेट और नवरत्न एसआईपी में 1.5 महीने पहले आपका दिया हुआ टारगेट 19 अक्टूबर को 85 का सेम आ रहा है। 19 अक्टूबर को दिया है ना, जब 64 रुपए का शेयर था, 85, 100 और 120 के आपने लंबे टारगेट दिए। पहला टारगेट आने की तैयारी। बिल्कुल 100 रुपए तक के लिए होल्ड करें बिल्कुल। और 85 का आ भी जाए तो मैं नहीं बोलूंगा टारगेट हासिल हो गया, आप भी मत बेचना, बस रख लो। हाँ, लंबा रखने का कोई टारगेट जल्दी आ जाए तो ऐसे में नहीं कि अपने अरे टारगेट आ जाएगा, आराम से रखो। एक जमाना होता है जब टारगेट आने के 2-4 रुपए पहले हम बोले अरे बेच देना, आए तो लास्ट तक इंतजार मत करो। करेक्ट सर। ये मार्केट वैसा है ही नहीं है। ये मार्केट पहले नहीं तीसरे टारगेट में बेचने वाला है। करेक्ट सर। करेक्ट। Yes. तो इसलिए आराम से रखिए, होल्ड करिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी और जल्दबाजी बेचने की करिए मत। और अगर जल्दबाजी और हड़बड़ी है तो आपके लिए एक अलग ट्रेड है। फिर बताइए। हीरो या जीरो। हीरो या जीरो। नितिन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आपको देंगे एक बढ़िया आज की एक्सपायरी वाला हीरो जीरो ट्रेड। ये ट्रेड है उन सब लोगों के लिए जिन्हें अगले 1 घंटे में कुछ न कुछ उछल कूद करनी है। नितिन जी स्वागत है, बताएं सर। जी अनिल जी, यहाँ पे हम 20,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 11 रुपए में मिल रही है। 20,900 की कॉल ऑप्शन आपको 11 में मिलती है और इसका स्टॉप लॉस 0 हो गया। हीरो यानी 11 रुपए का रिस्क है और इसके फर्स्ट टारगेट होंगे 35 रुपए के 35 और उसके ऊपर टारगेट होंगे करीब 45 के। मुझे ऐसा लगता है कि 20,900 का एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हम सुबह से पुट राइटिंग देख रहे हैं और अनवाइंडिंग कॉल्स में आ सकती है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग फिर से लास्ट में आ सकती है। तो आप ये 11 के आसपास ले लें, अभी 13 है तो भी ले सकते हैं। 12, 13, 11, टारगेट 35 और 45, स्टॉप लॉस 0। तो कोई ट्रेड या आराम? जी अनिल जी, बैंक निफ्टी पे भी कोई है रिकमेंडेशन या आराम अभी? नहीं अनिल जी, एक ही ट्रेड है, निफ्टी की हीरो जीरो ट्रेड है, 20,900 की कॉल ऑप्शन। बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं। डन, बहुत बढ़िया। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। एक फार्मा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा रडार पर आता नहीं है लेकिन आज आया है, मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किया है। स्टॉक का नाम है जायडस लाइफ। 655 656 के आसपास का ट्रेड करंट भाव है। मल्टीपल पिछले लगभग 3-4 महीने के टॉप्स इसने निकाले। अगस्त से लेकर अभी तक सबसे हाईएस्ट प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना ये 680 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। लगभग एक 25 रुपए की मूव के लिए मैं सिर्फ 6 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा 649 का और टारगेट 680 685, टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। 680 685 का टारगेट, खरीदारी करके चलनी है आपको। जायडस लाइफ ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से जबरदस्त मोमेंटम में। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और उनके लिए एक बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून दीप। तो दीप, पहले मैं कॉल दूं उससे पहले एक स्टैंडिंग ओवेशन एक्चुअली मैं देना चाहूंगा वागले जी को। आज सुबह जब आपने टाटा पावर का जिक्र किया था तो नो डाउट व्यू तेजी का था, लेकिन उन्होंने प्रिसाइजली ये मेंशन किया था कि 1 से 2 दिन में ही स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है। और कल के एक बड़े मूव के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाए थोड़ा सा, बट अगर आप देखेंगे तो 10% स्टॉक ऊपर है। तो अनिल जी मतलब मानना पड़ेगा कि वागले जी की जो सीनियरिटी है वो वाकई में मतलब डिजर्व करते हैं कि पहला बिल्कुल क्यों उनके लिए सेकंड हाफ में बचता है। वागले साहब ने जो टाटा पावर स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर ने पकड़ा है और वहां से तो हम देख ही रहे हैं बढ़िया मूव इसकी आती हुई है। बताएं हिमांशु जी, अब आपकी कॉल क्या होगी सर? जी
दीप, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में फोकस करना चाहिए। आज जो बैंक्स में बैंक निफ्टी में छोटा डिप मिला था, वो खरीदारी का अच्छा मौका था और पीएसयू बैंक्स में सुबह से एक अच्छी ट्रैक्शन बनी हुई है। मेरा मानना है कि पंजाब नेशनल बैंक इस स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। बाजार की वोलेटिलिटी के दौरान भी ये स्टॉक अपने गेन्स को होल्ड कर रहा है, तो 1 से 2 दिन का नजरिया लेके पीएनबी में खरीदारी करें। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि कल तक ये स्टॉक 90 और 92 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है, तो पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। आप नेशनल बैंक में खरीदारी करके चलिए, ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से राय। एक्शन में आ रहा है। और टाटा पावर की आपने जिक्र करा, वागले साहब से भी अपडेट लेंगे, जैन साहब से भी बात करनी है और टाटा पावर में क्या चल रहा है थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे। स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है इस समय। आइए उससे पहले एक बिगुल मेहुल जी के लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं मेहुल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक कैश का स्टॉक ध्यान में आ रहा है, दैट इज EIH लिमिटेड। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट ऑन द जो ब्रेकआउट है ये आ जाएगा ऐसा लग रहा है। 248 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 238 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपसाइड टारगेट रहेंगे 268 के। ओके, तो ये है आपके लिए EIH की पर खरीदारी करने की राय आती है। आइए बढ़ते आगे। टाटा पावर का शेयर जो अच्छी खासी तेजी पर चल रहा है, 300 के ऊपर निकल कर 325 पे हो चुका है, जिसका भी जिक्र कर भी रहते हैं हिमांशु जी। आइए, क्या वजह है इतनी तेजी टाटा पावर में होने की? कुशल तैयार है, बता दें। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो 7 अप्रैल 2020 के बाद यानी कि ऑलमोस्ट कोविड लोज के हिसाब से अगर आप देखें तो उसके बाद से जो हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज तेज़ी है वो टाटा पावर ने आज दिखाई है। 11% तक की शानदार तेज़ी टाटा पावर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं वॉल्यूम्स भी चेक कर रहा था इनके, तो पिछले 3 महीनों में जो औसतन वॉल्यूम्स ट्रेडेड वॉल्यूम्स NSE की वेबसाइट पर दिखे थे मुझे, जब सुबह मैं इसको नोटिस कर रहा था, तो 1.14 करोड़ के थे और यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स करीबन 44 लाख की थी। पर पिछले 7 दिनों का ही केवल अगर आप ट्रेंड नोटिस करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ये बढ़ती हुई दिखी है। जो 3 महीने की औसतन थी उसके मुकाबले 2.85 करोड़ टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम और 1.21 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम्स भी आपको आती हुई नजर आ रही है। तो शानदार एक्शन इस वजह से भी देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर बड़े फोकस कर चल रहे हैं। अब इसके कुछ बड़े ट्रिगर्स आगे आने वाले समय में कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो हाई मार्जिन वाले जो ग्रुप कैप्टिव रिन्यूएबल बिजनेसेस हैं वहाँ पर अब कंपनी का फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हाई मार्जिन वाले कारोबार पे ये फोकस करेंगे तो उसमें जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी ऑपरेशनल लिहाज से, वो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ है पावर ट्रांसमिशन कारोबार पर इनका फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है, रीज़न बिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर इनको आगे चलकर और अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह इनका जो मुंद्रा प्लांट वाला इश्यूज़ था उसको लेकर भी एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन पर कंपनी पहुँचती हुई दिख सकती है, उसकी तैयारी चल रही है। और साथ ही जो लो वैल्यू बिजनेस है उससे कंपनी का ध्यान हट रहा है और उससे एग्जिट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी रणनीति बनाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट FY 20 से 23 के मुकाबले 24 से 25 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें पूंजी निवेश भी यानी कि जो कैपेक्स है वो भी 2 गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आगे चलकर जो बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स टाटा पावर के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउस है GM फाइनेंशियल, उन्होंने भी डबल अपग्रेड कर दिया है टाटा पावर को। होल्ड की रेटिंग से अब इन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी 230 से सीधा 350 रुपये कर दिए हैं। और ये FY 26 तक मान रहे हैं कि जो आय और मुनाफा है उसमें 15% और 32% तक की सालाना ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी जबरदस्त मोमेंटम पकड़ा हुआ है। आइए जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जैन साहब से पहले राय ली जाए, फिर वागले साहब से चार्ट चेक लेते हैं। जैन साहब, टाटा पावर वैसे तो अच्छे मोमेंटम में है ही काफी समय से, बट जो ब्रेकआउट आज आ रहा है, पिछले कुछ दिनों की मूव आ रही है, जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है, बाजार का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहा है सर इस स्टॉक पर। बिल्कुल, ये स्टॉक ने भी बहुत तड़पा के तेजी दी है। इनफैक्ट कई बार टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, ये सारे एक रेंज में चलते रहते थे और एक साथ ब्रेकआउट दिया है। सर्टेनली देखिए पावर स्टॉक्स में वैसे अभी काफी पावरफुल तेजी है। गवर्नमेंट का फोकस बोल लीजिए, फिर एक अभी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, सोलार को लेकर भी हमारे चैनल पे न्यूज चली थी, उन सब का भी इम्पैक्ट होता है। फिर वो जो पावर ट्रांसमिशन वाली बात है, सर्टेनली जो वैल्यू एडिशन वहां पे होगा और जो बेटर बिजनेस मॉडल है वो है, रादर देन द जो इन्होंने जो एक पिवट करना बोलते हैं इसको कि भाई आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। और प्लस इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी पूरा एक काफी फोकस बढ़ा रखा है और ईवी रिलेटेड भी इनके कुछ जो इनिशिएटिव्स है उनका भी बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि टाटा पावर
जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है अब वो थोड़ा इंतजार करें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक साथ अब जंप कट जाए, क्योंकि काफी बड़ी तेजी जब एक साथ आती है तो थोड़ी सी मतलब रिट्रेसमेंट का, थोड़ा नीचे आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत सस्ता है, नंबर्स वगैरह सब डिस्काउंटेड है और नंबर्स भी कंसिस्टेंटली ठीक आ रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत तोड़फोड़ नंबर्स आए हैं। सो आई फील कि बाय ऑन डिप्स है, बाकी जिन्होंने लिया हुआ होल्ड करिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स है और अगर लिया हुआ है तो होल्ड जरूर करिए। वागले साहब, अब बताएं टाटा पावर क्या करना है। एक ही दिन में 12% की मूव आ गई, छोटा मोटा स्टॉक नहीं है सर, एफएनओ स्टॉक है और 12% ऊपर है आज सर। दीपांशु, ये ऐसे मूव्स पकड़ में आने थोड़े से मुश्किल है। हम डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डायरेक्शनली मेरा मानना है कि अभी भी इसमें अपसाइड बाकी है, लेकिन अगर आपने एफएनओ में लिया है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट पहले ही बुक कर लेना चाहिए था, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड मैच बिल्कुल भी नहीं होगा। एज एन इन्वेस्टर मेरा मानना है 430 से 450 तक का मेरा अपसाइड का व्यू है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये 30-40 रुपए नीचे जा नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। ऐसे टाइम पे आपको लेके बने रहना है। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस इसमें 290 का होना चाहिए और 430 से 450 मेरा 6 से 8 महीने का इसमें टारगेट है। तो जो भी अच्छा मूव माना जाएगा एज ए ट्रेडर, ये आपके रडार से बाहर चला गया है। ओके, कुछ अलग ही दिशा में, अंतरिक्ष की किसी अलग ही कक्षा में प्रक्षेपित हो चुका है, जो वागले साहब के रडार के बाहर की चीज है, ऐसा वागले साहब कह रहे हैं। टाटा का पावर कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्टॉक को ऊपर लेकर जा रहा है। आइए सुमित जी क्या करना चाहते हैं ये भी जान लिया जाए बिगुल के बाद। सुमित जी फरमाए सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 51 रुपए 25 पैसे। 51.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट वाला मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहां से परफॉर्म करने को तैयार है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये स्टॉक में यहां से 10% से लेके 15% तक का मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। पिछले 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में मोमेंटम बना है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और सिंगल डे में इसने लास्ट हफ्ते 10 दिन की हाई ब्रेक की है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 54.5 का पहला टारगेट बनेगा, 57.5 का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस 49 का बन रहा है, तो 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 54.5-57 के टारगेट से। 54 और 57 के टारगेट्स हैं, खरीदारी करनी है। उत्कर्ष स्मॉल बैंक में ये काउंटर भी मूव कर रहा है। कुछ बेहतरीन कैश स्टॉक्स इस पर रखेगा नजर, क्योंकि बाजार के रेडार पर आ रहे हैं इस समय। स्मॉल और मिड कैप्स दोनों आधा % ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बट कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी बनी हुई है, IEX यहां पर अच्छा मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। आज 7% का उछाल यहां पर भी आया। कुछ दिन पहले इनका अपडेट भी आया था, मंथली अपडेट काफी अच्छा रहा था वो, और उसके बाद स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। IEX एक बार मेहुल जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। मेहुल जी बताएं क्या करना चाहिए सर IEX की चार्ट में। दीपांशु, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, इसमें बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल आ सकता है, वो है 162-163, जो कि वो हाई था जहां से इसमें बहुत ही बड़ा क्रैक आया था। 115-120 के करीब का लेवल्स आया था 162 से, तो उसी लेवल के करीब ये जा रहा है। तो 162 अगर निकलता है तो मुझे लगता है नया तेजी इसमें स्टार्ट होगा और 180-190 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए। इनफैक्ट 162 के ऊपर अगर क्लोज देता है तब आप इसमें पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 140 के आसपास का बेस बन चुका है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर अगर डिप्स भी आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल 140 के स्टॉप लॉस है, होल्ड कीजिए इस काउंटर को। 162 के ऊपर ऐड कीजिए, 190-200 तक का टारगेट। 190-200 तक के टारगेट फिर से बन सकते हैं, ऐसा मानना है मेहुल जी का। चलिए बहुत ही बढ़िया मेहुल जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आइए सेठी साहब की जोरदार मतलब स्वागत के साथ आओ भगत की जाए, बिगुल के साथ आओ भगत की जाए। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। एकदम आजकल तो सेठी साहब का ही समय चल रहा है, इनके सारे टेस्ट मैच के प्लेयर 2020 की तरह खेल रहे हैं। सेठी साहब स्वागत है, बनाएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू सो मच। अरे दीपांशु नहीं, मैं अरे सेठी साहब आवाज भूल गए मेरी। सॉरी, अरे आवाज भूल गए आप, दीपांशु को धन्यवाद दे रहे, मुझे नहीं दिया।
अरे अनिल जी, पहले आपको दिया ना। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू सो मच अनिल जी। मन में दिया होगा, हम तक आवाज नहीं पहुंची, खाली दीप की आई तो हमें थोड़ा सा लगा कि ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। जी बताएं। नहीं अनिल जी, थैंक यू सो मच। अनिल जी, वाकई में बाजार में एक अच्छी धुआंधार तेजी का दौर चल रहा है और यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक तूफानी तेजी चल रही है जो पहले भी कंटिन्यू थी और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तो लार्ज कैप्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो एक भयंकर तेजी है। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है JTL इंडस्ट्रीज, जो अभी 208 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। JTL INDS, ये NSE का टिकर है। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की, और विद इन पाइप्स ये ERW पाइप्स यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स प्लस गैल्वेनाइज पाइप्स ये सब बनाती है और सोलर स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, फिर इंजीनियरिंग, इन सब को कैटर करती है और बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। टाटा पावर, सीमेंस, थाइसन ग्रुप, फिर अशोक लेलैंड, सुजलोन, इन सब को कैटर करती है। और जो सरकार का हर घर जल मिशन है उसकी भी एक बहुत बड़ी मेजर बेनिफिशियरी है ये कंपनी। और आज इस कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जिसके अंतर्गत इनकी कैपेसिटी है 5,90,000 टन पर एनम, जो ये बाय FY25 एक्सपेंशन प्रोग्राम इनका अंडरवे है। 10 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस तरह की ग्रोथ इस कंपनी से आने वाले सालों में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाकी जिस तरह से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, रेलवे पे फोकस है, तो बहुत बड़ा एक ट्रिगर है इन सब के लिए। और ये उसी तरह की कंपनी है जैसे वेल्सपन कॉर्प है या आपके जिंदल सो है, महाराष्ट्र सीमलेस है, और दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 27 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 20 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, और हाल ही में सितंबर के महीने में 1 पे 1 बोनस दिया है, 1:1 एक्स बोनस हुआ है 7 सितंबर को ये स्टॉक। बाकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और कल इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और वहां से अब ये स्टॉक वापस से मुझे लगता है चलने को तैयार है। एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक अवेलेबल है, खरीदारी करने की सलाह है। और कल जो ब्लॉक डील है उसमें कई अच्छे नाम ने, कई अच्छे फंड्स ने चेक इन किया है, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट है 225 के, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए का। ओके, अब बताएं सर आज का दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज का एक पसंदीदा स्टॉक है, आपको भी पसंद है, तेजस नेटवर्क्स। टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में एक लीडर है, राउटर्स और स्विचेस वगैरह बनाती है। ये कंपनी भी एक जबरदस्त कंपनी है जो आजकल अब टेलीकॉम PLI स्कीम के लिए भी एलिजिबल है। फिर इनका एक जो TCS के साथ एक कंसोर्शियम है जिसमें ये भी है और C.DOT, इनने मिलके एक 15,000 करोड़ का एडवांस परचेज ऑर्डर मिला हुआ है फ्रॉम BSNL, जिसके अंतर्गत ये पैन इंडिया 5G रोल आउट करेंगे। और बाकी इन्होंने एक संख्या लैब नाम की एक कंपनी को भी हाल ही में एक्वायर किया जिसके अंतर्गत ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स टेलीकॉम सेगमेंट के लिए बनाने जा रही है कंपनी। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है जिससे भी काफी अच्छी उम्मीदें हैं। बाकी एक सॉलिड कंपनी है टाटा ग्रुप की कंपनी। और इसमें टाटा कम्युनिकेशन में जो कंपनी टाटा ग्रुप की पेनाटॉन फिनवेस्ट, वही इसमें 56% स्टेक ओन करती है। तो फ्यूचर में कुछ भी देयर कुड बी सम कॉर्पोरेट एक्शन दिस स्टॉक। बाकी FIs DIs भी बुलिश रखते हैं, अराउंड 15% स्टेक ओन करते हैं जिसमें निपॉन है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, इस तरह के FIs इसमें निवेशित है। स्टॉक अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे, ये भी एक करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे अवेलेबल है, अच्छे लेवल्स है, खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 860 का, स्टॉप लॉस 810। 860 का टारगेट, 810 का स्टॉप लॉस। तेजस नेटवर्क्स यहां पर करके चलनी है आपको खरीदारी। 2 बेहतरीन कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, यहां पर रखिएगा नजर। JTL 225 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस, और तेजस नेटवर्क्स 860 का टारगेट, 810 का होगा स्टॉप लॉस। आइए लेते हैं अब अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अमेरिकी फ्यूचर्स डाउ पे थोड़ा आपको प्रेशर दिख रहा है, 70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। लगातार चौथा दिन होगा अगर आज शाम अमेरिका में कमजोरी होती है। नास्डैक फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। S&P फ्यूचर्स पे मामूली गिरावट है, तो थोड़ी सुस्ती है बट कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं दिख रहा है। यूरोप में कल हमने जर्मनी के बाजारों में नया रिकॉर्ड लगते हुए देखा था, आज हल्की नरमी वहां पर है। UK और फ्रांस में भी आपको ½ % तक की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल हल्के बाउंस बैक के मूड में, बट $75 के नीचे ही है। ब्रेंट, रुपया आपका एकदम फ्लैट है। एशिया आज कमजोर था, तो बाकी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में देखेंगे तो हम भी सुस्त हैं बट थोड़ा बेहतर ही हैं। क्या करना है अनिल जी बताइए। तेजी बिल्कुल,
व्यू तेजी का बना के रखना है दीप, और सिंपल सी चीज़ है, लेवल्स को फॉलो करना है। डेटा जो बता रहे हैं, आज पहले निफ्टी की बात कर ले, वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी ऐसा लग रहा है कि 20,850 20,900 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर चलेगा, जो अभी आप जहाँ पर हैं, और ऊपर में 20,950 21,000 की रेंज में आ जाएगी सप्लाई। तो ये 50 पॉइंट की रेंज 900 950 की रेंज में टाइम पास करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो अभी डेटा में देख के लग रहा है कि नहीं इसको बहुत ऊपर जाने की जल्दी, ना नीचे आने की हड़बड़ी है जी। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का दिन है, कुछ ऊपर नीचे हो, कोई डाउ फ्यूचर से या वैसे, तो एक अलग बात है। अदरवाइज डेटा के हिसाब से भी 20,850 पे 4 करोड़ शेयर है पुट पे, 20,900 पर 5 करोड़ शेयर है पुट में, तो दोनों जगह पोजीशन बनी है। 20,950 पे कॉल्स पे पौने 4 करोड़ शेयर है, और सेम 21,000 पे भी 3.5 करोड़ शेयर। सो डेटा एकदम पैक करके रखा है। ऊपर 50 पॉइंट को पैक कर रखा है, 21,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। नीचे 50 पॉइंट को पैक कर रखा है, 20,850 के नीचे नहीं आने देंगे। सो 900 950 का मैदान बीच में खाली, जो करना है आपको करो। तो वही हो रहा है। आप देखो लाइन देखिए, यही 900 के आसपास पूरा फुल टाइम, सेकंड हाफ तो पूरा यहीं पर रहा है। सो वो क्या है, डेटा नहीं पैक कर रखा है दोनों तरफ। तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों चाहते हैं कि हम दोनों तरफ पैक करके रखें, इसके बीच में मार्केट बंद हो जाए तो हमारे पूरा प्रीमियम घटकने को मिल जाए। हाँ, इससे ये चक्कर है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी निफ्टी का। बैंक निफ्टी आज डेटा कम है क्योंकि आज फोकस निफ्टी पे ज़्यादा है लोगों का। तो बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा कल से बेहतर है। 46,500 के नीचे जाना नहीं है, 47,000 के ऊपर निकलना नहीं है। बैंक निफ्टी भी ये कह रहा है 47,000 के आसपास 28 लाख शेयर है, 46,500 पे 25 लाख शेयर है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों इस जगह। 47,000 के पार निकल कर टिके 3 बजे के पहले तो 47,200 250 तक की यात्रा करेंगे, और अगर 46,800 के नीचे गए तो 46,650 46,500 तक आ सकता है, चांस कम है। सो आई थिंक आज अब बचे हुए 1-1.5 घंटे में वैसे भी बैंक निफ्टी पे फोकस कम ही है, निफ्टी पे ज़्यादा है, लेकिन एक शेड बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर और मजबूत दिख रहा है, थोड़ा सा। और उसके रीजन ये नहीं कि बैंक निफ्टी ने कोई ऐसा मतलब अचानक से ताकत आ गई जो बॉर्नविटा वगैरह पिया हो, ऐसा नहीं है। खाली इतना ही कि कल वीकली एक्सपायरी थी, खत्म हो गई, तो अब क्या है, आज पोजिशन थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा बेहतर फील कर रहा है। हल्का है इसलिए बेहतर फील कर रहा है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हेयर कट करवा के आते हो, ठीक है, तो आप लाइट फील करते हो कि नहीं करते? आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, वजन कम नहीं हुआ, और जो वजन आपका बाल कटने से कम हुआ, बाल कितने काट लिए? हाँ, 3-4 ग्राम भी आपके बाल कम नहीं होते हैं, लेकिन फील कितना लाइट करते हैं। ये वैसे बैंक निफ्टी का हाल है आज। किया कुछ नहीं है, पोजीशन हल्की हो गई इसलिए अच्छा फील कर रहा है, तो वैसा है। तो लाइट पोजीशन पे थोड़ा बैंक निफ्टी फील कर रहा है, वैसे बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक मासूम सा सवाल आया मेरे मन में, जरा हमारे सारे एक्सपर्ट से भी पूछा जाए, और ये बहुत बड़ी विडम्बना है जिंदगी की, जिसका जवाब आज तक मिला नहीं। अगर आप में से कोई दे सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे बड़े बड़े वो क्या कहना चाहिए, हेल्थ को लेकर बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग वाकई में वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, तो नाता तो है ना। तो मेरा सवाल ये है आप सभी इंटेलिजेंट लोगों से, जिंदगी का एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि जितना मतलब आदमी वर्कआउट करे, 2-3-4 किलो वजन कम करे, नहीं इनको दिखाओ, मुझे देखा कि फायदा, हाँ इनको, हाँ 3-4 किलो वजन करे। वागल साहब आपको भी जवाब देना पड़ सकता है, इधर चार्ट फाट अभी वैसे भी 10-15 मिनट में आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, चिंता मत करिए। तो ये बताइए, अच्छा जिनसा भी तो आ गया, हाँ नाइस। तो ये बताइए कि जितना 3-4-5 किलो वर्कआउट करके वजन कम करता आदमी, उसमें लाइट फील नहीं करता, उतना सिर्फ एक छोटे से हेयर कट से लाइट फील करता है, ऐसा क्यों? और बाल दोनों काटने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, क्या मतलब मेरे तो दाढ़ी भी अभी पूरी बढ़ी हुई है, मैं देखिएगा मंडे के दिन मेरा रूप चेंज होगा, तो मैं अभी सैटरडे को टाइम निकलेगी, तब वो बाल और दाढ़ी दोनों हल्के करने, थोड़े भारी हो रखे हैं, तो एक साथ ही मेरा 2.5-3 किलो वजन। आपने क्या वो बाधा ली हुई थी प्रण कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही मेरा मुंडन होगा? खैर ओपनली तो नहीं बोल पाऊंगा, बट वैसा नहीं है, बोला हुआ नहीं था। ओके जी, कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, इसका जवाब तो अनिल जी वो दे सकता है जिसके बाल कम हो, तो अनिल जी उनको ये सुख नहीं मिलता है, तो वो बता सकते हैं कि कितना बड़ा सुख है ये। और दूसरा अनिल जी, मुझे ये आपकी जो सबसे अच्छी बात रही कि अनिल जी कितनी शानदार आपने उपमा दी है अनिल जी, ये जो आपने कंपैरिजन किया है, दिस इज वंडरफुल अनिल जी। कहाँ से सोचते हैं अनिल जी, इसकी कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कहाँ से आइडिया आते हैं आपको, कहाँ से आपने बाल को अनिल जी जोड़ लिया इससे? गजब। ये आइडिया आता है कम काम करने की आदत से। कौन इतना वर्कआउट करे, मेहनत करे, वजन घटाए, पसीना बहाए और फिर थोड़ा बहुत वजन घटे, इससे बड़े बाल ही हल्के रख लो तो अपने आप आदमी लाइट फील करता है। एक्सेप्ट सेठी साहब,
एक्सेप्ट सर, मैं वही सवाल पूछ रहा था। दिस रूल डजंट अप्लाई टू सेठी साहब। बाकी सब सेठी साहब का मैसेज भी आ गया मुझे, बोले ये रूल मुझ पे लागू नहीं होता। जिनके हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये है बैंक निफ्टी का हाल, जो लाइट फील कर रहा है कल की एक्सपायरी के बाद। बाकी और कुछ खास बड़ा मूव ऊपर नीचे की तरफ आने की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही, तो शांत एक्सपायरी होने की उम्मीद आप यहाँ से करके चल सकते हैं। बिल्कुल शांत एक्सपायरी की उम्मीद करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है। बट स्टॉक्स में रोटेशन, साथ ही बाजार में एक्शन भी भरपूर आ रहा है। MSCI स्टैंडर्ड यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स है, देखते हैं साल में 2 बार इसकी रीबैलेंसिंग होती है। पहला अनुमान अगली रीबैलेंसिंग का ऑलरेडी हमारे सामने आपको आते हुए दिख रहा है। क्या मानना है बाजार का, कौन से शेयर्स में बदलाव हो सकता है, जुड़ सकते हैं इस इंडेक्स में? आइए एक बार जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए क्या होगा। बिल्कुल 9 स्टॉक्स ऐसे जिनकी एंट्री हो सकती है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में फरवरी 2024 में। जो रिव्यू होगा, साल में 2 बार रिव्यू होता है, पहला रिव्यू फरवरी में होता है, तो फरवरी 2024 में जब रिव्यू होगा तो नुवामा और मोतीलाल दोनों यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 9 स्टॉक्स की एंट्री इस बार MSCI स्टैंडर्ड में आपको होती हुई नजर आ सकती है। एस्टिमेट्स के अनुसार जिंदाल स्टेनलेस, ओबेरॉय रियल्टी, PNB, BHEL, डालमिया भारत, नायका, यूनियन बैंक, एल्केम लैब्स और सोलार इंडस्ट्रीज, ये 9 नाम है जिनकी एंट्री होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। इन 9 स्टॉक्स में से 4 ऐसे स्टॉक्स है जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें जिंदाल स्टेनलेस, ओबेरॉय रियल्टी, PNB, BHEL, इनकी एंट्री लगभग तय है कि ये तो 4 अपनी एंट्री बना ही लेंगे MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में। अगर ये 9 स्टॉक्स एंटर होते हैं तो इनका इनफ्लो करीबन 1000 से 1200 करोड़ का इनफ्लो आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखें तो पिछले बार जितने स्टॉक्स ऐड हुए थे उसके बाद अगर 9 जोड़ देंगे तो MSCI में इंडिया के करीबन 140 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो MSCI का पार्ट होंगे, और अभी ऑलरेडी इंडिया का शेयर MSCI का हाईएस्ट लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है। 3 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उससे स्टैंडर्ड इंडेक्स में ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ सकते हैं। KPI टेक, फिनिक्स मिल्स और साथ ही साथ प्रेसिडेंट एस्टेट जैसे कुछ नाम है जो स्मॉल कैप से स्टैंडर्ड में ट्रांसफ़र इनको मिल सकता है। तो 9 स्टॉक्स की एंट्री हो सकती है। 9 के जुड़ने के बाद 140 स्टॉक्स MSCI का पार्ट होंगे। ओके, तो 9 स्टॉक्स की एंट्री हो सकती है और कुछ स्टॉक्स की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन में भी आप बदलाव होते हुए देख सकते हैं। फरवरी में होगा ये बदलाव, बट पहले अनुमान हमारे सामने आ चुके हैं कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर रहने चाहिए। शुक्रिया नुपुर ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका एक ट्रेडिंग कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, बिल्कुल। पहले एक छोटा सा अपडेट था। आज दोपहर में 12:40 पर आशीष के साथ छोटा ऑप्शन में मैंने IEX में 155 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी दी थी जब ये 156 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ऑलरेडी उसका इंट्राडे में टारगेट्स आ चुके हैं। पर लॉट अगर देखें तो 10-11 हज़ार से ज्यादा का प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली एक अच्छी मूव देखने को मिली और काफी अच्छे प्रॉफिट्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पर टारगेट हिट हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। दीप, अब जो फिलहाल कॉल है, ये स्टॉक मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था। MGL 1100 रुपए के ऊपर जब इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा था, और उस वक्त भी ये मेंशन किया था कि ये स्टॉक ना केवल ट्रेडिंग के लिए 1130 1150 के लिए तैयार है चलने के लिए, बल्कि नए लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। और आज के सेशन में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट MGL में देखने को मिल रहा है। 1150 की स्ट्राइक की कॉल 1100 से 1150 में अक्रॉस अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है MGL में एक फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर लिया जा सकता है 1130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कल तक यहाँ पर 1200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1200 रुपए की टच होने के बाद यहाँ पर नया लाइफ टाइम ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उस तरह का मूव देखने को मिल सकता है जैसा हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में स्पेशली HPCL BPCL में देखा। तो MGL में खरीदारी करके चलने की सलाह। खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए, 1130 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें 1200 के टारगेट के लिए। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। पावर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बनता दिख रहा है। एक और पावर स्टॉक जो पिछले 2-4 दिनों से चलना शुरू हुआ है दीप, हम कल परसों भी बात कर रहे थे, आज फिर से एक्शन में CESC आपकी भी नजर आई थी। डे हाई पर आया है CESC, पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मूव बनता दिखा। ये देखिए एकदम से अच्छी तेजी बनी है। तो हम सोचे कि श्रीकांत जी का स्वागत करने के लिए कौन सा स्टॉक ढंग से रहेगा, फिर मुझे लगा कि इसी के साथ स्वागत किया जाए। श्रीकांत जी, CESC जैसा पावरफुल स्टॉक
जिसके साथ आपका स्वागत हम करना चाह रहे हैं। आप चार्ट्स में देखिए, तब तक एक दो चीज़ें मैं बता दूं। 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी। यस सर। जो आज की तारीख में बढ़े हुए मार्केट में 4% का डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, और पावर स्टॉक में वन ऑफ द चीपेस्ट 6-7 के 7 से 7, 7.5, 8 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता था। यानी कि अभी भी कोई खास अपसाइड इसमें बनी नहीं है, डेस्पेट की पिछले 2-4 दिनों में थोड़ा बहुत एक्शन आया। तो अच्छे फंडामेंटल से अब CSC मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जरा बताएं सर, आप चार्ट पर अपनी राय। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, इनफैक्ट CSC के अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करेंगे विद अदर पावर स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी कम से कम 20 से 25% की अपसाइड आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे अगर पोजिशनल अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 150 से लेकर 160 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और जैसे इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं और प्राइस पैटर्न में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली हायर हाइज बनाते जा रहा है ये। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि कोई करेक्शन आए तो भी इसे खरीदा जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से अगर खरीदेंगे तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे अराउंड 117, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए। या तो 115 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। 150, 160 के टारगेट्स नजर आते हैं। हाँ, 150, 160। यस अनिल जी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो स्टॉप लॉस तो छोटा सा 115, या छोटा लगाना हो तो 117, लेकिन 115 बेहतर रहेगा। 115 के स्टॉप लॉस से CESC खरीदे। टारगेट 150 और 160 के बड़े वाले, भारी भरकम बड़े टारगेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। जबरदस्त, CESC पर भरोसा है इस समय। श्रीकांत जी का नजर रखिए, और बाकी पावर स्टॉक्स भी आज तो दिन ही स्पेस का बना हुआ है। बाय द वे, हिमांशु जी MGL की बात कर रहे थे, बट पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में एक्शन आ रहा है, क्योंकि MGL के साथ साथ गुजरात गैस और IGL, ये दोनों काउंटर्स भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। तो इस स्पेस पर ही रखिए नज़र, यहाँ से ज़बरदस्त मोमेंटम बन रहा है। एक और स्टॉक जो सुबह से मोमेंटम है, इनफैक्ट मिड डे में एक अच्छी मूव आई थी और वहाँ से और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। 6% ऊपर आज कॉनकॉर का शेयर ट्रेड करते दिख रहा है। एक बार बंसल जी से इसके चार्ट पर भी राय लेनी है। बंसल जी, सेकंड हाफ ऑफ द डे में एक मूव आई, मिड डे से एक स्पाइक आया और वहां से फिर और मजबूत ही हो रहा है थ्रू द डे सर। 845 के लेवल पर कॉनकॉर, जरा इसे देखें। दिवांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है और इस स्टॉक ने एक बड़ी नेकलाइन 825 की एक बड़ी नेकलाइन को तोड़ा है। तो जिनके पास है दीपांशु, एक तो बने रहना चाहिए। 825 के ऊपर निकला है, एक नेकलाइन को तोड़ा है, नए हाइस पर स्टॉक आया है। तो एक तो पहले तो होल्ड करें यहाँ पर 900 प्लस के टारगेट्स के लिए, और अगर 8-10 रुपए यहाँ से नीचे मिलता है, 830 के अराउंड के लेवल्स मिलते हैं, तो उन स्तरों पर फ्रेश एडिशन की राय होगी। ये है आपके लिए कॉनकॉर, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए एक कॉल मेहुल जी की तरफ से भी बिगुल उनके लिए। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु, एक और पावर कंपनी ध्यान में आई है, कैश की है और पोजिशनल पिक है ये। पैनल में भी बहुत सारे लोग इस पे बुलिश रहे हैं और अनिल जी भी बुलिश रहे हैं, दैट इज JSW एनर्जी। 2 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, काफी मेजर ब्रेकआउट है। इनफैक्ट यहाँ पर कंजर्वेटिव टारगेट्स 530 के निकल के आ रहे हैं, 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा थोड़ा डिप में इसको एक्यूमुलेट कीजिए। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा, 530 का टारगेट रहेगा JSW एनर्जी में। तो 30 बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, थोड़ा पोजिशनल कॉल आ रहा है, बट यहाँ से छलांग लगाने के लिए तैयार है। अभी अभी एक स्पाइक शुरू हुआ है, बट लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है JSW एनर्जी, ऐसा मानना है मेहुल जी का। इस पर रखें नजर। चलते हैं श्रीकांत जी के पास, बिल्कुल उनके लिए भी BTS डबल टी। बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन यहाँ पे भी पोजिशनल कॉल लेना है। उसका लॉजिक यही है कि ये स्टॉक लगभग अपने पिछले 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन को क्रॉस करने जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ी रैली की थी बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक न्यूज फ्लो ऑन 10th ऑफ अगस्त। उसके बाद अगर आप देखें तो 10 अगस्त से लेकर 10 दिसंबर तक स्टॉक उसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है और अभी वो एक अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने जा रहा है। तो ऐसे कुछ फॉर्मेशंस के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वो जो उसके बाद की जो रैली होती है वो काफी सिग्निफिकेंट होती है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं 269 270 के करीब। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे एट
260 बिकॉज 260 के करीब मल्टीपल बड़े वॉल्यूम्स अभी हुए रिसेंटली और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 290 से लेकर 300 रुपए के। तो 290 से 300 के टारगेट के लिए जी को खरीदे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट जहां पर खरीदारी की राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से 290-300 के। बड़े एक्शन में आया, पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक बहुत तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं और कौन दौड़ लगाने को है तैयार। सुमित जी बताएंगे सुमित का सुपर हिट। जी अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 407 रुपए, 408 रुपए, 407, 408 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप, अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है। आईजीएल यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है और पूरे सेक्टर के अंदर मोमेंटम तो आईजीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 402 रुपए, 403 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 402 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 416 रुपया, 421 रुपया, ये दो लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें आईजीएल 416, 421 के टारगेट्स के लिए। 416 और 421 के टारगेट के लिए आईजीएल में करें खरीदारी। राय सुमित जी की तरफ से आती दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। टायर स्टॉक्स पर राय देंगे जैन साहब, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। क्यों? क्योंकि पहले जान तो ले राय क्या देनी है। क्या राय? जैन साहब पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैन साहब का नंबर बहुत देर देर में आता है ना, तो बीच में जैन साहब कभी फोन पे भी बिजी हो सकते हैं, कभी कुछ खाने पीने के लिए। क्या अभी हमको विंडो में दिख गया था जैन साहब फोन पे लगे हुए थे। फोन आ गया था। हाँ नहीं अच्छा है, मल्टीटास्किंग तो होनी चाहिए। मैंने यही बोलने के लिए कि मैं शो में बाद में बात करता हूँ सर आपसे। अच्छा, ओ ऐसे आदमी को फोन क्यों उठाते हो जिनको पता नहीं है आपको शो का टाइम क्या है? थर्सडे के दिन ही आता हूँ ना अनिल जी। नहीं। तो चलिए जैन साहब, आपको जवाब देना है टायर कंपनियों पर। तैयारी आप रखिए। तब तक कुशल बता रहे हैं टायर कंपनियों में कच्चे तेल की गिरावट से कैसे और कितना होगा फायदा। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो कच्चे तेल बड़ा फैक्टर है खासकर टायर कंपनियों के लिए। कितना बड़ा वो भी मैं आपको बताता हूं, बट पिछले 5 दिनों में कच्चे तेल का एक्शन आप देखिए तो यहां पर 12% की भारी गिरावट देखने को हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। $83 के आसपास था और अब आप देखिए घटकर 74.3 के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है। तो टायर कंपनियों के लिए कच्चे माल का जो क्रूड का हिस्सा है वो करीबन 35% कंट्रीब्यूट करता है और इसी वजह से नोमुरा के एस्टिमेट्स की माने तो यहाँ पर हर $10 की गिरावट से जितनी भी टायर कंपनियां हैं उनकी मार्जिन्स में 110 बेसिस पॉइंट्स का आपको इजाफा भी देखने को मिलता है। तो ये एक स्ट्रेट यहाँ पर $10 की अगर गिरावट होती है तो सीधा सीधा फायदा इनको मिलता हुआ दिख सकता है। और कंपनियों ने आपने देखा ही कि किस तरह से दूसरी तिमाही का प्रदर्शन किया था। बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही थी। एबिटा मार्जिन पर अपोलो टायर्स, जेके टायर, सीएट और एमआरएफ सभी की अगर आप बात करें तो 600 बेसिस पॉइंट से लेकर 1000 बेसिस पॉइंट्स तक की आपको बढ़त देखने को मिली थी। यानी कि 6% से 10% तक की ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर अगर बढ़त आ रही है तो ये नंबर्स काफ़ी शानदार माने जाएंगे। अब तीसरी तिमाही की हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर करीबन 4.5% तक की औसतन गिरावट कच्चे तेल में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। दूसरी तिमाही में 12% तक की गिरावट थी। तो 100-125 बेसिस पॉइंट्स का तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कच्चे तेल में तीसरी तिमाही में भी अगर ये औसत जो है Q3 के लिए $80 पर आ जाता है तो लगभग 10% तक की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है कच्चे तेल में, जिसके कारण से इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगेन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है बढ़ाने में कच्चा तेल। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे मार्जिन्स में जिस तरह की ग्रोथ कच्चे तेल की कमजोरी के साथ बनती है टायर स्टॉक्स में, वो आपके सामने। अब पसंद क्या है, टायर स्टॉक कौन सा खरीदना, वो बताएंगे जैन साहब। बताएं सर। जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते भी इसी शो में हमने टायर्स की बात की थी और कई बार बात होती है और सीएट मुझे समाव इस सेक्टर में से बहुत बढ़िया लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी। ग्रुप की पेडिग्री तो खैर एक बात बहुत जबरदस्त है कि टायर स्टॉक्स में सबकी पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है और सारी कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है। बट यस, मार्केट कैप वाइज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो ऑफ हाईवे टायर्स में ज्यादा है और दूसरा हमारे एमआरएफ है जो कि लक्टकिया स्टॉक ये मान लीजिए आप, और गुडियर टायर जो चांद वाला स्टॉक हमेशा मुझे बहुत बढ़िया लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, पेडिग्री के लिहाज से भी। बट एक अपोलो टायर्स की अगर बात करें, हालांकि एफएनओ का स्टॉक है, कम मैं बात करता हूं उसके बारे में। तो जो ट्रक्स के टायर्स बनाते हैं वो हाईवे टायर्स हो गए और वहां पे कंजम्पशन भी ज्यादा है तो वहां पे मार्जिन का इंपैक्ट और बेटर रहेगा। तो मुझे समाव ऐसा लगता है कि
टीवीएस श्री चक्र, गुडियर टायर, सिएट, इन तीनों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे स्टॉक्स एक के बाद एक चलने चाहिए और ऑलरेडी एक सबसे बढ़िया बात के ऊपर के लेवल से करेक्ट हुए हैं और जो 110 बेसिस पॉइंट का भी बताया गुप्ता जी ने, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंसाइट दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल कम होने से और भी दूसरा बेनिफिट भी इनको ये मिलता है कि इनका हो सकता है कि जो दूसरे मतलब ऑटो इंसिलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा होता है। कई बार ज्यादा अगर क्रूड ऑयल तेज होता है तो आपकी कार्स और टू व्हीलर्स की सेल्स में इंपैक्ट पड़ता है, अगर वो कम होता है तो यहाँ पे सेल्स भी बढ़ती है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो दोनों साइड से फर्क पड़ेगा, इनपुट एंड फाइनल प्रोडक्ट प्राइस पे। ये है आपके लिए टायर स्टॉक्स पर जैन साहब की राय। और ऑफ कोर्स बड़ा फायदा हो रहा है कच्चे तेल की गिरावट का भी इस स्पेस को। और वैसे भी हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स तो आज लाइफ हाई पर है, ऑटो कंपनीज की बिक्री अच्छी रही है और यहाँ पर आप टायर स्टॉक्स में भी मोमेंटम देख रहे हैं। जैन साहब की राय इस समय आती हुई। बाय द वे BHEL इस पर रखिएगा नजर, थोड़ा मोमेंटम इसमें वापस आपको आते हुए दिख रहा है। BHEL अभी मूव बननी शुरू हुई है, रेडार पर रखिए, थोड़ा एक्शन के लिए ये गियर अप हो रहा है। एक और काउंटर जो थोड़ा एक्शन के लिए आपको गियर अप होते हुए दिख रहा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, यहाँ पर अच्छा एक्शन आ रहा है, 2% ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार श्रीकांत जी से जरा इस पर राय लीजिए। श्रीकांत जी जरा देखें, डेज हाई पर है, 300 का लेवल थोड़ी देर पहले इसने क्रॉस किया, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर सर। बिल्कुल, तो इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने अपने बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में कई सारे स्विंग हाइस को क्रॉस किया है। और जैसे कि अभी वॉल्यूम बेस्ड अगर एक्टिविटी हम हर एक स्टॉक में देख रहे हैं, लेकिन अगर इसके पर्टिकुलर वॉल्यूम को देखें और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को अगर कंपेयर करें तो एक बात समझ में आती है कि ये स्टॉक वापस से एक बार अपने 330-335 के लेवल्स के करीब जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में 320 के टारगेट्स नजर आते हैं और 330-335 इवेंचुअली आनी चाहिए। करंट लेवल से आज बार रिवर्सल फॉर्मेशन बना है जो पिछले 2 या 3 प्राइस एक्शंस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे एट 295। 295 का स्टॉप लॉस होगा और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक और स्टॉक जो मूव कर रहा है, पूना वाला फिनकॉर्प, इस पर रखिए नजर। ज्यादातर इस पर पोजिशनल कॉल्स ही आती है हमारे एक्सपर्ट से, कई बार यहाँ पर आपके लिए राय भी आ चुकी है। मूव इस पर भी आपको एक बढ़िया बनती हुई दिख रही है आज। अच्छा बढ़ा है, 400 के पार निकल कर बढ़िया तेजी के साथ बढ़ रहा है आज पूना वाला फिनकॉर्प। एक बार हिमांशु जी से राय लेना चाहूंगा चार्ट पर। हिमांशु जी जरा देखें, पूना वाला फिनकॉर्प मूव अच्छी आ रही है सर। दीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि पोजिशनल ये स्टॉक अक्सर रिकमेंड होते आया है और इस पूरी करेक्शन का लो था 350-360 रुपए। उसी लेवल पर मैंने इसको SPL मिड कैप में और 10 की कमाई में 2-3 बार रिकमेंड किया था। अब जहां तक यहां से ट्रेंड की बात है दीप, मुझे लगता है कि 425 रुपए एक लास्ट हर्डल है स्टॉक के लिए। हो सकता है स्टॉक एक आध दिन में जिस तरह सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, फाइनेंशियल स्पेस में, जैसे ये स्टॉक 425 रुपए के ऊपर स्टेबल होना शुरू होगा, ये फिर से नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो इसको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अप्रोच ना करें। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करें, नहीं तो अगर कोई गिरावट 405-410 के लेवल्स पर मिलती है तो पोजीशन को ऐड करें। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये स्टॉक 450 के पार करने के लिए तैयार है। ओके, 450 की बात निकली तो एक स्टॉक मेरे 450 वाला मेरे ध्यान में आ गया, जिस पे भी मैं राय ले लूं। JSW एनर्जी, ये भी आज 450 के पार निकला, 4% मजबूत है 450 के ऊपर निकलकर। बढ़िया एक्शन इसमें भी आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, इसके चार्ट पर राय देनी है आपको। अनिल जी देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है JSW एनर्जी का और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। मेरी पुरजोर खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि पावर स्टॉक सारे चल रहे हैं, JSW एनर्जी में भी एक लंबा कंसोलिडेशन चार्ट पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जैसा अभी आपने कहा 450 का हर्डल पार हुआ है तो इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। 450 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें तो मुझे लगता है कि 475 तक का मार्क बिल्कुल साफ है। तो 475, 480 के टारगेट के लिए JSW एनर्जी में खरीदारी करके चलें। ओके, ये है आपके लिए JSW एनर्जी पर आए। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 181.50 से 182, 181.50, 182 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भेल। BHEL के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और लोड लेवल से कंटिन्यूसली इसके अंदर हम बाय का व्यू भी देते हुए आ रहे हैं। स्टॉक अभी भी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कल का और परसों का हाई ब्रेक कर रहा है तो जस्ट अभी ब्रेकआउट भी आ रहा है, मोमेंटम इसके अंदर बनना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है
175, 176 के पास है, तो 176 के स्टॉप लॉस से भेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 188 इसका पहला टारगेट होगा, 191 ये इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशन टारगेट में और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 176 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 188, 191 के टारगेट्स लिए। बेल BHEL इस पर करें खरीदारी अनिल जी, BEL हो या फिर उसमें एक H जोड़ दिए BHEL हो, दोनों स्टॉक्स दोनों पे हम बुलिश और दोनों पे आप बुलिश हैं बिल्कुल। और भेल पे मेरी निवेदन है हमारे प्रिय सुमित जी से। सुमित जी, आपको बीच में एक वो लेवल 188 और 191 के बीच में एक 190 भी आता है वो टारगेट रखे चलेगा, क्योंकि हमने 144 में जब पिछले हफ्ते ही रिकमेंड किया, मेरे 7-8 दिन ही हुए हैं पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन लिस्ट है, जहां हमने 154 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट दिए थे, 190 और 200 के टारगेट पोजिशनली दिए थे कि इसको 190-200 के पहले बेचना मत। अब सुमित जी ऑलरेडी तैयार है वहां 24 नवंबर 145 पे दिया 145। जी सुमित जी। सही कहा अनिल जी, एक टाइम था जब भेल का भाव चलता था, तब हम बोला करते थे कि इस भाव में भेल आती है तो भेल खाने से बेटर है भेल का शेयर लेना बेटर है। और आज देखिए 180 का भाव हो गया, इस भाव में 25% भेल भी नहीं आएगी। ये बात तो सही है, देखो 25%। और भेल उस समय लेके खाली होती तो भूल भी गए कहाँ गई, है ना, खा के ₹40 के आसपास होता है। खा के भूल भी गए। बहुत वेरी नाइस सुमित जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। नवंबर महीने में करीब 28 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल गए और ये ऑल टाइम हाई है मंथली बेसिस पे। महीने दर महीने इतने जो डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं और क्या है इसका ट्रेंड, जानिए आशीष बताइए। सर, काफ़ी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। पिछले 11 महीने में आप देखें तो करीब 2.68 करोड़ यानी 2 करोड़ 68 लाख नए डीमैट खाते खुले हैं और ग्रोथ देखने को मिल रही है। सर, जैसे कि आप बता रहे कि हर महीने दर महीने जो ग्रोथ का आंकड़ा, भी पिछले महीने का भी आंकड़ा अक्टूबर का आपको बताता हूँ कम नहीं था, करीब 27 लाख आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले थे नए डीमैट अकाउंट के। और नवंबर के महीने में भी अगर आप देखें तो तकरीबन 28 लाख नए डीमैट अकाउंट जुड़े हैं, यानी ग्रोथ आपको 4% की मंथ ऑन मंथ आधार पर देखने को मिल रही है। और ये ट्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपकी फ्लैश भी हो गया कि जैन से लेकर नवंबर तक लगातार यहाँ पर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिली है। नो डाउट कि कुछ महीने एक्सेप्शनल थे, मिसाल के तौर पर सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो तकरीबन 31 लाख नए खुले थे। अगस्त में भी सेम ट्रेंड था, जुलाई में 30 लाख के आसपास थे, लेकिन ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इनके पीछे का कारण अगर आप डिकोड करके देखें तो सबसे पहला आता है कि मार्केट में जिस प्रकार की तेजी आ रही है, निवेशक नए जुड़ रहे हैं मार्केट के साथ, ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। मार्केट्स में भी हमने देखा, स्मॉल कैप में देखे नवंबर महीने में करीब 12% के रिटर्न्स देखने को मिले थे, मिड कैप 10% चल गया था और निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 5.5-6% के अच्छे खासे मूव थे। तो नए जो निवेशक हैं, नए ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट है। साथ में अगर आप देखें तो जो IPOs की बाढ़ आई थी, इसने भी काफ़ी सारे जो निवेशक हैं, नए डीमैट अकाउंट्स हैं, इन्हें आकर्षित किया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO था, जिसे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर निवेशकों की तरफ से देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा SME सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो 16 जो नए IPOs लॉन्च हुए थे सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने के, मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर महीने में 10 मेन स्ट्रीम कंपनियां थी, 16 SME कंपनीज थी जिनके IPOs आए थे। तो इसमें भी एप्लीकेशन ज़्यादा लगाने के चलते लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स के नए डीमैट अकाउंट्स खोले और इसी के चलते आप देखिए कि यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला है। तो ग्रोथ लगातार है, CDSL है, ब्रोकरेज कंपनीज हैं, इनको तो सीधे तौर पर फायदा हो रहा है, लेकिन नए निवेशक बाजार के साथ जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 1 लाख निवेशक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं सर। हाँ। जबरदस्त नवंबर का महीना रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं बाजार से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको काफी एक्शन दिख रहा है। जैन साहब, आप तो ऑफ कोर्स रोज ये ट्रैक करते हैं और लाखों निवेशकों के साथ आप भी इंटरेक्ट करते हैं, जरा बताएं सर क्या ड्राइव कर रहा है इस ट्रेंड को? एक तो मार्केट में रिवाइवल आया वो, या फिर ये जो IPO की बौछार रही है वहां से आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सारी काफी चीजें बताई अभी हमारी एनालिसिस में। स्मॉल कैप की तेजी बहुत बड़ा रीजन है, इनफैक्ट जो डिलीवरी के वॉल्यूम्स बढ़े हैं। दूसरा IPOs में तेजी, और जिस तरीके का IPOs आया और टाटा टेक्नोलॉजी जैसा एक बेहतरीन IPO, और जो हम लोग हर बार मतलब अपने चैनल के माध्यम से, और हमारा चैनल का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि IPOs को लेकर या एडुकेशन को लेकर जो हमने कई पाठशालाएं चलाई और लोगों को जो अब फायदा होने लगा मार्केट से, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही आते थे और खूब तेजी मद्दी करके ट्रेडिंग करके लिवरेज ट्रेडिंग करके खो के जाते थे। अब यहाँ खोते नहीं है लोग जल्दी से, और इसमें हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स आल्सो, कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए जिससे हमारे सिस्टम्स बहुत रोबस्ट हुए। और अब हमें देखने को मिलता है, कई बार हम लोग कहीं भी कोई भी मेजर आता तो हमें कई बार लगता है एज अ ब्रोकर और एज एन इंटरमीडियरी की थोड़ा ये हार्श है, बट देन बाद में पता चला कि अब चीजें बहुत बेहतर हुई है, बहुत स्मूथ हुई है, रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी गुड,
लोग आ रहे हैं मार्केट्स पे, लोगों का और भरोसा बढ़ा, क्वालिटी आईपीओ, फिर एसएमई आईपीओ में भी लोगों का पैसा बना क्योंकि सिस्टम बहुत रोबस्ट हो गए। और ये जॉइंट फैमिली मेंबर्स, आप अगर ध्यान दोगे तो मैं 3 साल से 5 साल 6 साल से हर ट्वीट में मैं सबसे पहले बोलता हूँ प्लीज अप्लाई थ्रू ऑल योर फैमिली मेंबर्स अकाउंट, इवन माइनर के भी अकाउंट खुलते हैं, हम लोगों ने एचयूएफ के अकाउंट्स खुलवाए। ये सब चीजों को लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग प्लीज लगाए। और जो अभी ये जो 10 लाख वाली एप्लीकेशन, मिनी एचएनआई एप्लीकेशन 2 लाख वाली, पहले सिर्फ 15,000 वाली थी, इन सब का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि कई जो फैमिली ऑफिसर्स लोग थोड़े दूर रहते थे और जनरली 1-2 अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते थे, तो वो सारी चीजें अब सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खुलते हैं। सो एक साथ कई बार ऐसा कि आपके ज्वाइंट फैमिली 20-20 अकाउंट, 25 अकाउंट आते, तो पूरी फैमिली प्लानिंग के साथ ओवरऑल बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड और चलेगा और इसीलिए हमने सीडीएसएल है, बीएससी है, एनएससी का आईपीओ का इंतजार है, कैंप्स है, ये सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। और अभी आप एमसीएक्स देख लीजिए, एमसीएक्स हालांकि इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमआईआईज जो भी है सारे चल रहे हैं। और इवन अभी देखिए आईएक्स, ये भी अभी बढ़िया चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है ये अच्छा आगे भी करेंगे। और कितने सारे ऑनलाइन जो ब्रोकर्स है, भले वो 5 पैसा, एंजल वन, ये सारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इन लोग के यहाँ तो गजब का एक फ्लो बना हुआ है। हमारे जैसे छोटे ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और इवन हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज करते हुए किया। अकाउंट ओपनिंग इज रियली वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग। और पूरे मार्केट इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर है। और बाय द वे दिसंबर में भी आईपीओ की बौछार आने वाली है, कई सारे बड़े इश्यूज लाइंड अप है आने वाले दिनों में। आप देखेंगे दिसंबर का महीना भी आईपीओ मार्केट के लिए काफ़ी एक्टिव रहता है। नवंबर तो ऑफकोर्स एक तरह से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग महीना रहा ही था। कुछ और स्टॉक्स पर डालिए नजर। कैश काउंटर्स मूव आपको अच्छी दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन बन रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक, मूव करते हुए इस समय दिख रहा है। सुमित जी 4.25% ऊपर न्यू इंडिया एश्योरेंस। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस 6% ऊपर सर। बहुत बढ़िया मूव है दीपांशु, दोनों स्टॉक के अंदर, इनफैक्ट सेक्टर के अंदर ही मोमेंटम बना हुआ है तेजी का। न्यू इंडिया एश्योरेंस NIACL, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा। 240 का लेवल टूटने के बाद 250 से 255 रुपए तक का मूव जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 230, 232 के आसपास, पोजीशंस होल्ड करें। अभी इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर और अच्छा मूव दिख सकता है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं, बट जबरदस्त मोमेंटम न्यू इंडिया एश्योरेंस में आया है और अच्छा मोमेंटम GIC में आपको दिख रहा है। चलते हैं हिमांशु जी के पास। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। जी, तमाम रेलवे स्टॉक्स में पिछले लगभग 1.5-2 साल से IRCTC में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और पिछले 2 दिनों का जो प्राइस एक्शन है, स्पेशली जो आज का क्लोज आ रहा है 750 के ऊपर, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि IRCTC में एक आउट परफॉर्मेंस और एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो IRCTC में एक BTST ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि IRCTC यहाँ से 800 से 825 रुपए तक के अपमूव के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में तैयार है। IRCTC में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 745 रुपए का, बट पोजिशनल नजरिए से 750, 745 तक कोई डिप मिलती है तो खरीदारी करें। 730 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्द 800, 825 रुपए तक के एक अपमूव के लिए तैयार है। थोड़ा पोजिशनल नजरिया करिए। 800 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है IRCTC। आज सुबह चार्ट कॉर्नर में भी राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से हमने इस पर कॉल आते हुए देखा था। 780 और 795 के टारगेट्स दिए थे। और जैन साहब से भी एक्चुअली राय लेनी है, क्योंकि जैन साहब एकमात्र रेल स्टॉक ऐसा है जिसने परफॉर्म नहीं किया है। बाकी रेलवे स्टॉक्स में 2x, 3x की मूव भी आ चुकी है। IRCTC वहीं का वहीं रह गया है। क्या ये फाइनली अब कैचअप मूव के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, आई एम द रॉन्ग पर्सन। मैंने IRCTC के लिए हमेशा से नेगेटिव बोला है। मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है। मुझे OFS का हमेशा डर लगता है। अभी हमने देखा जैसे इरकॉन है, तो अभी सरकार के टारगेट्स भी आएंगे तो कई बार PSUs में जहां पे 75% के ऊपर होते हैं वहां पे डर लगता है। बाकी IRCTC का जो मॉडल है, मतलब कहीं भी अगर ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाए तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ सकता है। सो आई एम वेरी कॉशियस। मुझे ओवरऑल थोड़ा डर लगता है। हालांकि प्रोमोटर्स की वैसे तो 75% के नीचे है इसमें जो मैंने अभी बोला था, बट ओवरऑल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे बहुत ज्यादा मतलब महंगा लगता है ये स्टॉक, और 55-60 के पी मल्टीपल पे थोड़ा महंगा लगता है। और अभी हालांकि नीचे के लेवल से अच्छा कंसोलिडेट करके ऊपर निकला है, और ऊपर के लेवल्स तो इनफैक्ट हाइज के आसपास अब पहुंच गया, अपने 52 हाइज के आसपास। मेरी तरफ से यही है कि जिन्होंने लिया वो होल्ड करके रखे, क्योंकि मार्केट्स में तेजी है। जैसा कि आपने कहा सारे रेलवे स्टॉक्स में तेजी आ गई, इसमें नहीं आई, तो एक वो कैचअप वाली चीजें आ रही है।
बट ओवरऑल मैं दूसरे स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। IRFC है या इरकॉन, आज इरकॉन टूटा हुआ है, इसका OFS है नीचे, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। आज सुबह राइट्स के मैनेजमेंट को सुना, बहुत मजा आया, उनकी कुछ चीजें बहुत बढ़िया लगी। एंड हैट्स ऑफ टू अनिल जी ऑल्सो, इतना बेहतरीन इंटरव्यू लेते हैं तो उससे हमारी रिसर्च और स्ट्रेंथन होती है। सो आई थिंक रेलवे में ये सारे स्टॉक्स पे मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा। ये है आपके लिए कुछ रेल स्टॉक्स जहां पर रखिए नजर। IRCTC जैन साहब के रेडार पर नहीं है, बट बाकी रेलवे स्टॉक्स में मूवमेंट है। बाय द वे इरकॉन का ऑफर फॉर सेल चल रहा है, एक बार जरा उसका भी चार्ट पुल अप कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या मूव आ रही है। सुबह 8-9% नीचे था, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है, 6.5% का कट है। हालांकि ऑफर फॉर सेल करीब करीब कल के क्लोजिंग से 10% के डिस्काउंट पर आता है, 154 के आसपास। उसके तो खैर ऊपर ही ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नजर रखिएगा, एक्शन में जरूर आपको ये दिख रहा है। टाटा मोटर्स, यहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। मारुति की हमने बात करी, टॉप लीडर है मार्केट शेयर के हिसाब से, बट टाटा मोटर्स अब Hyundai को ओवरटेक करके सेकंड बिगेस्ट कार मेकर हो गया है भारत में। आइए जरा समझते हैं कि मार्केट शेयर में बदलाव कैसा हो रहा है और क्या मायने हैं इसके टाटा मोटर्स के लिए। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप टाटा मोटर्स और Hyundai को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार पैसेंजर व्हीकल में जो रिटेल मार्केट शेयर है उसको लेकर बैटल दोनों के बीच में बनती हुई नज़र आ रही है पिछले कई सालों से। इनफैक्ट FY21 से आप देखिए तो लगातार टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। और इस साल आप स्पेसिफिकली देखें तो मार्च के बाद नवंबर, ये जो बीता हुआ महीना है, उसमें दूसरी बार ये दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता ये बनती हुई नजर आई है रिटेल सेल्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले तो जो पिछले 3 से 4 सालों में टाटा मोटर्स ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है वो किस तरह का ट्रेंड रहा है। ऑफकोर्स टॉप सेफ्टी रेटिंग्स है कंपनी की, साथ ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी इन्होंने रखी है, नए लॉन्चेस किए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने तो इनके बाजार में धूम मचा रखी है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से ही ये लगातार पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अपना मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप FY21 में देखें तो 7.87% का मार्केट शेयर था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए FY23 में 13.39% होता हुआ दिखा था। जबकि Hyundai का FY21 में 17.25% का मार्केट शेयर था, जो अब FY23 में 14.5% के मार्केट शेयर रह रहे हैं। तो क्लियर कट जो गैप है वो टाटा मोटर्स आपको फिल करता हुआ नजर आ रहा है, Hyundai को लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और इसी कारण से काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो टाटा मोटर्स को लेकर लगातार बुलिश हैं, जिसमें CLSA, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, चारों के चारों ब्रोकरेज हाउसेज की खरीदारी की राय है। और सबसे हाईएस्ट टारगेट दे रहे हैं CLSA 841 रुपए का। 841 रुपए का बड़ा टारगेट है CLSA का टाटा मोटर्स पर। आज भी हम देख रहे हैं जबरदस्त मोमेंटम में काउंटर दिख ही रहा है, लगातार तेजी में भी रहा है। मेहुल जी एक बार जरा चार्ट चेक भी दे दें सर। टाटा मोटर्स आज अच्छा दिन है इसके लिए। देवांशु देखिए, पिछले 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस पहले 700 के ऊपर इसके ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बाकी सारे जिस हिसाब से टाटा के स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, टाटा पावर आज निकला है, ब्रेकआउट आया मेजर, तो इस काउंटर में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम पेंडिंग है, उसी की तैयारी कर रहा है। ये टाइम वाइज करेक्शन फिलहाल चल रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड ये 705 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स है, यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 705 का। अपसाइड में मैं समझता हूँ 750 से 770 तक के लेवल्स अभी भी पेंडिंग है, उतना पोटेंशियल है इस काउंटर में अपसाइड के लिए। ओके, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, बढ़िया पोटेंशियल है और अपसाइड यहाँ से और भी आपको आती हुई दिख सकती है। एक बिगुल श्रीकांत चौहान साहब के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। तो देखिए, अगर करंट लेवल्स पे एक स्पेसिफिक हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे एक अच्छा खासा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। पिछले 1.5 साल से ये स्टॉक 180 178 के काफी नजदीक आने के बाद कई बार कई सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल हुए। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली उन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। जो लेवल्स ब्रेकआउट के थे उन्हीं लेवल्स के थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 177 का स्टॉप लॉस रखें, 183 184 के करीब इसे खरीदें। टारगेट्स नजर आते हैं सबसे पहले 196 197 के, जो इसके 2021 के हाईएस्ट लेवल्स थे। बट इवेंचुअली लगता है कि शायद ये स्टॉक 210 215 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू
हिंदुस्तान कॉपर को भी लॉन्ग किया जा सकता है। बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर को भी लॉन्ग किया जा सकता है। आज सुबह मेटल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन आ रहा था, कल भी हमने देखा था थोड़े मूव कर रहे थे। आई थिंक सुमित जी की भी रेडार पर रिसेंटली हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से कॉल आया था और अब फिर से टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं एक बाउंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर करें खरीदारी, 200 के लेवल भी फाइनली क्रॉस करने के लिए हो रहा है तैयार। आइए बैन से बेनिफिट चलते हैं आशीष के पास और लेते हैं उनसे अपडेट। आशीष बताएं 5 स्टॉक से बैन में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? दीपांशु, लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। अब हमारे पास 5 स्टॉक के, पहले इनके नाम बता देता हूँ। सेल है 101% के पास, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 94%, डेल्टा कॉप 93%, जी एंटरटेनमेंट 91% और इंडिया सीमेंट है 86%। तो ये जो 5 स्टॉक है इनमें से तो कोई भी 80% से नीचे नहीं है, तो बैन से कोई बाहर नहीं आएगा। लेकिन एडिशंस लगातार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चर्चित स्टॉक है बलरामपुर चीनी, पोजीशन बड़ी तेजी से बढ़ी है। इनफैक्ट याद नहीं आता कि इतनी पोजीशंस आखिरी बार किस स्टॉक में बनी है। 155% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो ना कि सिर्फ बैन में आएगा, बैन में काफी दिन तक रहेगा भी। तो बलरामपुर चीनी यहाँ पर नजर रखनी है। साथ में नालको यहाँ पर भी आप देखें मूव देखने को मिल रहा है। कल भी जो पोजीशंस बंद हुई थी वो 90.5% के आसपास हुई थी, तो आज भी ग्रेजुअली स्केल अप हुई है। 102% होगी, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। तो बलरामपुर चीनी और नालको ये फ्रेश एंट्री होंगी बैन लिस्ट में। बाकी के जो 5 स्टॉक है वो बैन में बने रहेंगे। तो निकल कोई नहीं रहा है, बस ऐड ही हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 हो जाएंगे, अब 7 होने वाले हैं। चलिए नजर रखेंगे और कुछ नए काउंटर्स भी आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी भी बैन लिस्ट में एंट्री के लिए हो रहा है तैयार, यहाँ पर भी रखिएगा नजर। इनफैक्ट ये जो शुगर स्टॉक्स में चल रहा है, एक बार जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, एक रिपोर्ट आई थी कि शायद सरकार की तरफ से इथेनॉल सोर्सिंग नॉर्म्स में बदलाव हो सकते हैं, उसके बाद खबरें आ रही है कि शायद ऐसा नहीं हो। बट शुगर में कल और आज के बीच में भारी पिटाई हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने देखा है शुगर के दामों में 7% की कल गिरावट आती हुई दिखी थी। आज भी शुगर स्टॉक्स प्रेशर में दिख रहे हैं, हालांकि निचले स्तर से थोड़े रिकवर हुए हैं। क्या चल रहा है सर? देखिए, एक तो क्रूड ऑयल जब टूटता है तो सर्टेनली इथेनॉल की भी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। बट ओवरऑल अगर ये जो अनाउंसमेंट आया था और उसके बाद देखते कितनी क्लैरिटी और आती है और समझना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इंडस्ट्री बनती है, कैपेक्स आता है, लोग डेट्स लेके, अगर आप प्लांट लगा रहे हो, कई कंपनियां डेट्स भी लेती है। और वैसे ही शुगर इंडस्ट्री में अगर ये सारी कंपनियों को देखें तो बहुत सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले कुछ सालों से परफॉर्म करने लगे हैं। क्योंकि एक तो सिक्लिकलिटी और एक कमोडिटी, ये नेचर जो इंडस्ट्री का, उसकी वजह से स्पेकुलेटिव लॉसेस और प्रॉफिट्स होते हैं। और दूसरा, इथेनॉल आने से इनको एक स्ट्रक्चरल चेंज मिला था और स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिलता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। ऐसे तो फिर कोई भी इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी कैपेक्स करने में और कोई पॉलिसी चेंज आ जाए तो काफी बड़ा एक वो हो सकता है क्वेश्चन मार्क। तो आई फील कि कुछ ना कुछ और चीजें आएंगी, हो सकता है और क्लैरिटी आएगी और सरकार भी कोई स्टेप लेंगी, तो भी सोच समझ के लेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री को ऐसे कभी भी ठंडा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। बट यस, जो शुगर से नहीं करके इथेनॉल दूसरे उनसे करते हैं और प्योरली इथेनॉल बेस्ड प्लेज है, लाइक गुलशन पॉली और 2-4-5 और कंपनियां ऐसी दिखती है, उनको फायदा हो सकता है। बट आई फील कि कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा और ये सारी चीजें जो है नेगेटिव चीजें एक बार और क्लैरिटी के साथ कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगे। एक बार और क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन आती है। बट आज एक बार के लिए रिकवरी जरूर हुई थी, बट शुगर एज अ बास्केट यहाँ पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। रखिए इस पर नज़र। थोड़ा और कमोडिटी एक्शन भी आपको होते हुए दिख रहा है, इस पर भी करेंगे फोकस। रेडार पर डालेंगे कि क्या कुछ और है बाजार में जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। कैश का ऑप्शन लेकर तैयार हैं जय ठक्कर, करते हैं उनका स्वागत। बताएं जय, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, सुबह तो बैंकेक्स दिया था, उसमें तो अच्छी एक तेजी देखने मिली, हमें टारगेट्स हासिल होते हुए देखने मिला। इनफैक्ट अभी भी 208 वाला ऑप्शन 280 प्लस है, 53,000 के स्ट्राइक वाला। अब जो मैं दे रहा हूँ वो बैंक निफ्टी पर दूंगा। दीप, बैंक निफ्टी का 47,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 210 रुपये में मिलेगा। आउट ऑफ द मनी दे रहा हूँ, अच्छा खासा आउट ऑफ द मनी दे रहा हूँ, रेदर एक स्ट्राइक नहीं 3 स्ट्राइक ऊपर है दीप। बट देन डेफिनेटली वोलेटिलिटी को ध्यान में रखकर भी दे रहा हूँ। पॉलिसी है कल, पॉजिटिव हूँ मैं इसको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है 210 पर खरीदे आप। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर दूंगा और क्लोजिंग बेसिस पे दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ दी
पॉलिसी। सो 94 पर आप लगाइए स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। कल टारगेट्स दीप इसके निकलते हैं 327 रुपया पहला टारगेट रहेगा एंड 405 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो 327,405 ये दो टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी का 47,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 13 दिसंबर एक्सपायरी विच इज द नेक्स्ट वेडनेसडे एक्सपायरी का दिन। अच्छी मूव यहाँ पे आपको आते हुए दिखने बैंक्स में थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में था डेफिनेटली, बट अब हल्का हो चुका है। आई थिंक अभी भी यहाँ से फिर से आप तेजी करके चल सकते हैं। सुबह बैंकेक्स दिया, बैंक निफ्टी दे रहा हूँ। सुबह बैंकेक्स दिया था और वहां से हमने देखा था अच्छी रिकवरी आई थी। अब बैंक निफ्टी पर भी आ रहा है, हल्का पॉजिटिव ही है इस समय बैंक निफ्टी, हल्का नेगेटिव निफ्टी एक्सपायरी से पहले। जय, एक्सपायरी किन लेवल्स पर देख रहे हैं निफ्टी के लिए? निफ्टी यही 20,900 के आसपास हो जानी चाहिए आज। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच रहा था कि 20,900 30, 40 या तो 50 के आसपास हो, थोड़ा बेटर हो सकता था, बट नॉट बैड। एक्सपायरी 20,900 के एटलीस्ट नीचे होने के चांसेस कम है। 21,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थी, उसके ऊपर होता तो बहुत ही जबरदस्त एक मूव माना जाता आज। बट आफ्टर सच अ रनअप ऑब्वियसली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज ही हो जाता है। अगर रनअप नहीं हुआ रहता तो आज आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती, बट ये मुझे लग रहा है 20,900 के आसपास ही आज खत्म हो जाएगी। होपफुली नेक्स्ट वीक भी एक्सपायरी में जैसे फ्रॉम टुमारो में अच्छा मूव देखने मिले। ओके, ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। इस समय इन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी एक्सपायरी होनी चाहिए। पूरी आफ्टरनून हमने रेंज में ही निफ्टी को देखा है, कहीं जाने के मूड में नहीं है और अच्छी बात है, कोई गिरावट भी नहीं है। 20,900 के आसपास एक्सपायरी के लिए हो रहे हैं हम तैयार। बट बड़ी गिरावट हमने आती हुई देखी है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। यहाँ पर रखिए नज़र, पिछले 6 सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ ज़रूर ट्रेड कर रहा है, बट वैसे अगर आप देखें तो 6 महीने के निचले स्तर पर है। अभी भी 75 के नीचे ब्रेंट, 70 के नीचे WTI। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, एक बार नेहा से अपडेट ले लिया जाए। नेहा, तो अच्छी खबर आ रही है और रोज हम देख रहे हैं अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है क्रूड पर। और प्रेशर ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है कुछ समय और। अभी जिस एक्सपर्ट से मैंने बात की थी तो वो लगातार मान रहे हैं कि प्रेशर और जारी रहेगा। लेकिन एज राइटली पॉइंटेड, जून के लास्ट वीक के जो लेवल्स हैं वो वहां तक अब कच्चा तेल नीचे जा चुका है, फिर चाहे आप ब्रेंट या यूएस क्रूड की बात करें। अब 7वें हफ्ते वीकली गिरावट की यहाँ पर तैयारी हो रही है और हमने देखा है कि इस साल की हाई से कच्चा तेल ऑलमोस्ट 25 से 27% कीमतों में गवा चुका है। अब ये गिरावट क्यों आ रही है ये समझना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स की रिकवरी एक बड़ा कारण है। क्रूड की इन्वेंट्रीज भले ही यहाँ पर घटी हों, लेकिन गैसोलीन की जो इन्वेंट्रीज है वो ऑलमोस्ट 5.5 गुना बढ़ी हैं उम्मीद से कहीं ज्यादा अमेरिका में। ये एक फैक्टर है जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि फ्यूल की डिमांड कमजोर हो रही है। रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हो रहा है। मूडीज ने चीन का आउटलुक यहाँ पर घटा दिया, यानी कि एक और बड़े देश से कमोडिटी की डिमांड कम आ रही है। बाय द वे, आज यहाँ पर जो उनके सरकारी डेटा निकल कर आए हैं उसमें भी कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है नवंबर के महीने में मासिक आधार पर और सालाना आधार दोनों पे 9 और 13% घटा है। ओपेक प्लस की जो उत्पादन कटौती हुई है, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट, वो बाजार को पसंद नहीं आई है। उन्हें नहीं लग रहा है कि इसका कोई खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सऊदी अरब ने 7 महीने बाद क्रूड की OSPs ऑफिशियल सेलिंग प्राइस एशियन मार्केट्स के लिए घटाए हैं। लीबिया, वेनेजुएला, यहाँ पर उत्पादन बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक फैक्टर जिस पर किसी की नजर नहीं गई है वो ये है कि अमेरिकी क्रूड वायदा में जो फंड्स की शॉर्ट पोजिशन है वो 2 महीनों में 6 गुना बढ़ गई है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि कितना ज्यादा यहाँ पेसिमिज्म है। अब फैक्ट यहाँ पे क्या निकल के आगे के लिए निकल कर आ रहा है, आउटलुक सिटी है वो $75 के आसपास ही ब्रेंट को अगले साल देख रहे हैं। WTI क्रूड $71 देख रहे हैं। JP मॉर्गन मानता है $80-90, इसके ऊपर कच्चा तेल नहीं जा रहा है। ANZ भी $85 से $90 की बात कर रहे हैं ऑन द मैक्सिमम साइड। गोल्डमैन सैक्स भी एक ब्रॉड रेंज दे रहे हैं जिसमें $100 के ऊपर कच्चा तेल दिख नहीं रहा है। घरेलू फ्रंट पे जब मैंने ब्रोकरेजेस से बात की तो वो M6 पर क्रूड को 5 से 8,000 यानी कि करंट लेवल से भी और कमजोरी देख रहे हैं। और एमिरेट्स NBD मानता है कि $70 से $90 दिखेंगे और 5 से 7,000 के दायरे में घरेलू बाजार में क्रूड रहेगा। तो थोड़ी और वीकनेस भी आ सकती है, बट एसेंशियली बॉटम के पास हो सकता है जो रेंज एस्टिमेट्स आ रहे हैं। बट नॉनदलेस राहत की बात है जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में गिरावट आपको आती हुई दिखी है। आइए, जय तैयार है अपनी एक और कॉल के साथ, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, इंडसइंड बैंक का 1500 का कॉल खरीदे, ये 38 रुपए 80 पैसे एंड 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। इसमें टारगेट्स दीप ऊपर में बनते हैं 53 से लेकर 60 के। 53 रुपए का फर्स्ट टारगेट, 60 रुपए का दूसरा टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 50% रिटर्न हो सकते हैं दीप इफ सेकंड टारगेट गेट्स अचीव्ड। इफ यू आर बाइंग एट 39 सेकंड
टारगेट इज 60। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 28.60 पर, 28 रुपये 60 पैसे पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए और इंडसइंड बैंक का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदिए। बैंक निफ्टी पर मैंने एक पॉजिटिव कॉल दिया और मुझे ऐसा लग रहा है इंडसइंड बैंक में भी एक ओवरऑल अप ट्रेंड में ही रहा है। ये स्टॉक ज़्यादा डाउन साइड इतने नहीं मिली है, स्लोली इन ग्रेजुअली ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतने दिनों का कंसोलिडेशन जो देखने मिला है 3-4 दिनों का, वो कंसोलिडेशन में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉन्ग साइकिल इन दिस स्टॉक। तो ये है आपके इंडसइंड बैंक 1500 का कॉल खरीद कर जाएं, जय की तरफ से राय रही। अभी बैंक निफ्टी पर जाने कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी है, साथ ही इंडसइंड बैंक पर भी कॉल ऑप्शन खरीदना है। सुमित जी के लिए भी बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 139.50, 139.80, 139.50, 139.80 का भाव है। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। पिछले 10-11 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक के अंदर वापस से मोमेंटम बना हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है, तो यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 135, 136 के पास है, तो 135 के स्टॉप लॉस से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 145 रुपए का। 145 रुपए का लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और 148 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजिशन टारगेट इसके और ऊपर के बनेंगे, तो 135 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 145, 148 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए इस समय हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जहां पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। इस बीच ब्रेकिंग खबर आती हुई दिख रही है और एक बार जैन साहब आपसे भी राय इस पर लेना चाहूंगा। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, एथेनॉल उत्पादन के लिए शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शुगर केन जूस का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये निर्देश आते हुए दिख रहे हैं सरकार की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एथेनॉल उत्पादन के लिए और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पूरे के पूरे शुगर सेक्टर के लिए भी। एथेनॉल जूस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एथेनॉल उत्पादन के लिए। जैन साहब जरा देखें, ऑलरेडी हम एक बार तो शुगर स्टॉक्स की चर्चा कर चुके हैं, बट अब ऑफिशियली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आते हुए दिख रहा है और सीधा शुगर शेयर्स पर भी इंपैक्ट आ रहा है। हाँ देखिए, नेगेटिव ही है, न्यूज तो सर्टेनली नेगेटिव है। और ये न्यूज अगर ये एकदम क्लैरिटी आ गई है तो देखिए एक बार वापस से ये शुगर स्टॉक्स गिरेंगे। एंड लेट्स सी, कल तो इनफैक्ट हमारे चैनल पे तो एक चीज की बात कहनी पड़ेगी कि कल बलरामपुर चीनी का सेल कॉल हमारे सुमित जी ने सबसे पहले दिया था और जिन्होंने किया उनको तो पैसा बना ही होगा। सो दैट्स अ नेगेटिव न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। अब देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड क्या रहता है। बाकी सर्टेनली सरकार कहीं ना कहीं वो शुगर की तेजी या शुगर की प्राइसेस को कंट्रोल में करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सो एक तरीके से मैं हमेशा बोलता ही हूँ, शुगर इज अ पॉलिटिकल कमोडिटी और टेक्निकली तो सारे खराब हो ही रखे थे। ओवरऑल एक जबरदस्त ऊपर के लेवल से तो करेक्शन आ चुका है एंड काफी करेक्शन हो चुका है। सो लेट्स सी वेयर इट स्टॉप्स, बट ओवरऑल ये नेगेटिव न्यूज है काफी। बिल्कुल ओवरऑल नेगेटिव न्यूज़ है। शुगर के जूस को जब फर्मेंट करते हैं उसी से फिर एथेनॉल भी बनाया जाता है। एक बार जरा आशीष से भी समझाया जाए। आशीष, तो बड़ी इंप्लीकेशन हो सकती है, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना योगदान रहता है इसका ओवरऑल एथेनॉल प्रोडक्शन में, बट शुगर कंपनी तो इसी पर रिलाई कर रही थी काफी टाइम से। बिल्कुल दीपांशु, जो बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनता है इसके ऊपर ही सबकी निर्भरता थी, सबका फोकस यहीं पे है क्योंकि मार्जिन यहाँ पर ही बेहतर मिल रहे हैं। सी हैवी जहाँ पर अगर आप देखें तो सुक्रोज कंटेंट कम होता है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मिल्स हैं वो सब बी हैवी से ही बना रही थी। तो शुगर जो प्रोडक्शन सैक्रिफाइस हो रहा था एथेनॉल बनाने के, इसके चलते सरकार को थोड़ी सी चिंता थी कि घरेलू बाजार में ऐसा ना हो कि शुगर की सप्लाई पर असर हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट है। वैसे भी थोड़े टाइम पहले भी इस्मा की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी बताया जा रहा था कि इस बार का जो मार्केटिंग सीजन है इसमें उत्पादन 8% तक घट सकता है, तो इम्पैक्टफुल है। इसी के चलते देखिए कि सरकार की भारत में जो है शुगर की सप्लाई पर असर ना पड़े, इसके चलते जो शुगर केन है वो एथेनॉल के लिए जो शुगर प्रोडक्शन सैक्रिफाइस हो रहा था इसको लेकर चिंतित हो रही है। तो मैंने कुछ कंपनी से भी बात की तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें अगर आप देखें तो तुरंत स्विच करना कि बी हैवी से सी हैवी चले जाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो इंडस्ट्री बॉडी है वो भी सरकार से बात कर रही है। फिर तो आप बोल रहे हैं जो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है 2-3 तरह से होता है, उसमें जो शुगर हैवी कंटेंट होता है वो शुगर केन जूस से जो बनता है उस पर अब रोक लगा दी गई, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। ओके, और ये डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज नहीं हो इसलिए ये कहा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया, लेकिन
चीनी कंपनियां कह रही हैं कि उनके लिए अब बी हैवी से सी हैवी पर स्विच करना ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और हमने देखा है पहले सरकार ने एक्सपोर्ट कोटा लगाया था घरेलू बाजार में प्रोडक्शन और सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अब एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं ताकि घरेलू बाजार में जो चीनी का सप्लाई है और प्राइसिंग है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो बड़ा स्टेप आते हुए दिख रहा है सरकार की तरफ से। आई थिंक जो कल इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने शुगर प्राइसेस में इतना बड़ा गिरावट देखी है। इंडिया ऑब्वियसली लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर का, ग्लोबल मार्केट में बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अगर इंडिया का शुगर सप्लाई अब बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन पर कर्ब्स आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में भी ओवर सप्लाई की चिंता है, इसलिए हमने प्राइस गिरते हुए देखे। बट डोमेस्टिक प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए या एक नॉर्मलाइज लेवल पर लाने के लिए शुगर प्राइसेस को ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ काफी ज्यादा शुगर केन डाइवर्ट हो रहा था, जो अब सरकार कर्ब करने की कोशिश कर रही है ताकि शुगर प्राइसेस आपके स्टेबल रह सके। तो बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है इस समय सरकार की तरफ से, और इसलिए हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से शुगर स्टॉक्स में भारी गिरावट है। कल सुमित जी ने बलरामपुर चीनी पर सेल कॉल दी थी, अनिल जी की तरफ से भी आई थी। आज सुबह फिर से आपको कहा था कि यहां पर प्रेशर बनते हुए दिख सकता है, और बिल्कुल वैसा ही आप इधर होते हुए दिख रहे हैं। तो एंड में थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, बट शुगर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है और डेफिनेटली आगे और इम्पैक्ट भी आ सकता है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो बाजार इस खबर को पचाएगा और फिर पूरा इम्पैक्ट पता चलेगा, बट डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए कि आगे भी शुगर सेक्टर पर प्रेशर बना रह सकता है। देखते हैं अगर ये लिमिट बेस्ड नोटिफिकेशन आया है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट होने वाला है, या फिर एक ब्लैंकेट बैन है शुगर केन जूस का एथेनॉल प्रोडक्शन के इस्तेमाल के लिए। बट नॉनदलेस एक काफी बड़ा कदम सरकार की तरफ से आते दिख रहा है। हम तो पहले ही आपको बोल चुके थे शुगर पर थोड़ा कॉशियस रहना इस समय जरूरी है, और इस एकमात्र एफएनओ शेयर जो है शुगर सेक्टर का बलरामपुर चीनी, उस पर तो आपके लिए सेल कॉल भी आते हुए दिखा था। चलिए नजर है शुगर सेक्टर पर, और कल भी यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। तब तक नजर रखिए, बाजार क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी। टेंटेटिव क्लोजिंग है 20,912 की आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 0.75 पॉइंट्स ऊपर बंद हो रहा है कल के लेवल के आसपास। फाइनल क्लोजिंग फिगर आइए उससे पहले, क्योंकि आज गुरुवार है तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स पेन एंड पेपर के साथ तैयार हैं नोट डाउन करने के लिए कि आपका जो पसंदीदा शो है बात दुनिया की, उसमें कौन सी खास और दिलचस्प स्टोरीज हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ तैयार किया गया है, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे उनको क्या देखना है। आज बात दुनिया की में आपको दिखाएंगे एक से बढ़कर एक अनोखी खबरें, बताएंगे उड़ने वाला दुनिया का सबसे भारी कीड़ा जो करता है ड्रोन जैसी आवाज, अमेरिका को आंख दिखाने वाला किम जोंग उन आखिर क्यों रो पड़ा फूट फूट कर, दिखाएंगे वो देश जहां औरतों को रिझाने के लिए मर्द करते हैं जमकर मेकअप, सेकंड में 15 करोड़ की कार की चोरी से क्यों दंग रह गई दुनिया, और दिखाएंगे वो देश जहां डायबिटीज का इलाज किया जाता है थप्पड़ से। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज भी आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को कौन कौन सी स्टोरीज पसंद आ रही हैं। जैन साहब का हाथ से आगे, जैन साहब बताइए। ये जो मर्द मेकअप करते हैं, हालांकि आजकल तो सब करने लगी गए हैं, बट ये वाली इंटरेस्टिंग न्यूज लगी। और दूसरा जो ये डायबिटीज का इलाज थप्पड़ से, मतलब जिसके डायबिटीज हुई है वो दूसरों को थप्पड़ मारते हैं, जिसके हुई भी है उसको लोग थप्पड़ मारते हैं। ये चीज समझना है मेरे को। ये सवाल बड़ा अच्छा है, और मेडिकल मामलों में तो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बंसल जी है। बंसल जी बताएं सर, डायबिटीज का इलाज थप्पड़ से ये कैसे होने वाला है? यही दीपांशु, यही स्टोरी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी है। देखिए आप जो लोग नवयुवक लोग जो करेले नहीं खाते हैं, जो सुबह डिस्कस हो रहा था, और अगर मतलब कि शुगर वगैरह हाई हो जाए तो यही देखना है। मतलब कि ना मेरा भी इंटरेस्ट इसी स्टोरी में है। जैन साहब एक चीज तो क्लियर है, डायबिटिक का इलाज है तो जिसको शुगर हो रखी है थप्पड़ उसी को पड़ रहे हैं, वो थोड़ा ना थप्पड़ मारेगा, इलाज तो उसका हो रहा है। जिसको डायबिटीज है तो थप्पड़ उसी को पड़ रहे हैं, उसी को देखना है। मुझे पता है, बट हमारे पैनल में कुछ लोगों को शायद डायबिटीज है, का तो मुझे पूरा कंफर्म्ड है, तो इसीलिए मैंने एक तरह से तो प्रिवेंटिव मेजर ही हो गया ये कि अगर डायबिटीज, अगर थप्पड़ नहीं खाने हैं तो जरूर ध्यान रखें कि डायबिटीज आपको नहीं हो।
चलिए, बेहद रोमांचक स्टोरीज हैं और बात दुनिया की। हर बार हमारी टीम बढ़िया स्टोरीज आपके लिए लेकर आती है। आज शाम 4:30 बजे मिस मत कीजिएगा आपके लिए जी बिजनेस पर। ओके, इसके अलावा हेल्दी रूटीन में नींद का पूरा होना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या स्कूलों में सुबह की टाइमिंग के चलते बच्चों की नींद में खलल पड़ रही है? वहीं क्या उनके बस्ते का बोझ उनकी सेहत पर असर डाल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर ने इसे लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने ई क्लासेस को बढ़ावा देने की भी बात की है। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम देश के बच्चों से जुड़े इस अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या वाकई स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की जरूरत है। साथ ही किताबों के बोझ के बदले ई क्लासेस के विकल्प पर भी एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। होने वाले हैं हमारे साथ दिव्यानी मुंगली, फाउंडर एंड डायरेक्टर संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स, साथ ही डॉक्टर अस्मिता महाजन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन SL रहेजा हॉस्पिटल, अर्चना सिंघल जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। तो शाम 6 बजे जरूर देखें ये खास शो, अधूरी नींद, स्कूल बदले रूटीन। इसके अलावा मनी गुरु में आज खास चर्चा रहेगी फिक्स्ड इनकम में निवेश स्ट्रैटेजी की। आज बताएंगे अभी फिक्स्ड इनकम में कहां निवेश करें, छोटी अवधि के लिए डेट फंड या FD, क्या है कारगर, क्या अभी NCDs में निवेश करना है सही। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिएगा फिक्स्ड इनकम, मुनाफा हरदम। हमारे साथ होंगे पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी, और देवांग शाह, को-हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड के। इसके अलावा आज के समय में करीब 90% माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा मोबाइल को समय देते हैं। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में आई एक सर्वे बता रहा है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च की ओर से साथ मिलकर किए गए इस सर्वे के अनुसार आज के अभिभावक लगभग 7 घंटे मोबाइल फोन में बिताते हैं, जबकि सिर्फ 2 घंटे ही बच्चों को समय देते हैं। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इस रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा। जानेंगे आखिर पेरेंट्स को क्या वाकई बच्चों से प्यारा मोबाइल लगने लगा है, और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मोबाइल प्यारा, बच्चों से किनारा। आज शाम 7:56 पर यह होगा हमारा खास शो इंडिया 360 में। फाइनल क्लोजिंग फिगर हमारे सामने आ चुके हैं। एग्जैक्टली 20,901 पर निफ्टी की क्लोजिंग है। जैसे भी बात हो रही थी, सेकेंड हाफ ऑफ द डे निफ्टी कहीं भी नहीं गया है, बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार। बैंक निफ्टी हल्की फुल्की बढ़त आपको लेकर बंद हो रहा है। तो दूसरा दिन कंसोलिडेशन का हमारे बाजार के लिए भी माना जाएगा, बट तेजी लगातार वैसे जारी है। स्मॉल और मिड कैप देखिए, वहां पर आधा % ऊपर आपको बाजार बंद हुए हैं। कल वीकेंड सेशन, नई वीकली एक्सपायरी होगी शुरू। शुगर पर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए। सुमित जी, बागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत जी, मेहुल जी, एंड ऑफ कोर्स जैन साहब, आपका भी कल सुबह वीकेंड से पहले आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात। आइए, मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार। और मृत्युंजय, अभी बड़ी खबर आ गई शुगर के लिए, बड़ा इंपैक्ट इसका आ सकता है। हम तो ऑलरेडी 2 दिन से इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्शन रहेगा अभी? बिल्कुल एक्शन रहेगा। और चीनी मिलों की सेहत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा दीप, इस पर हम एक बड़ा इंटरव्यू करेंगे अभी जस्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे अतुल चतुर्वेदी जी, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट चीनी मिलों पर होगा, और क्या वाकई चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है।